यस दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। अपन ने आज मतलब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देख लिया था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एससीएम। उसके अंदर अपन ने पूरे डिटेल्ड में मैंने आपको बताया था कि थियरी वाला चैप्टर है वो तो इंपॉर्टेंट है। सर सेकंड अपन चालू कर रहे हैं रिलेवेंट कॉस्ट का। सर रिलेवेंट कॉस्ट का भी वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली अभी दिसंबर 25 में, अगर आपने पेपर नहीं देखा तो मैं बता दूं, दिसंबर 25 में एक 7 मार्क का क्वेश्चन इसके अंदर से आ गया। तो सर अभी दिसंबर में आ गया तो सर जून में तो नहीं आएगा ना। हाँ, बस जब अपने को ऐसे ही लगता ना तो इंस्टीट्यूट मार देता बम और इंस्टीट्यूट मार देता इसके अंदर क्वेश्चन, ठीक है। एंड सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका एमसीक्यू भी ये लोग पूछ सकते हैं। उसको कई लॉन्ग फॉर्म वीडियो जैसे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस रहते हैं, उसके अंदर भी एक छोटा सा रिलेवेंट कॉस्टिंग का पार्ट वे लोग डाल ही देते हैं कि भाई ये कॉस्ट रिलेवेंट है क्या, ये कॉस्ट इररिलेवेंट है क्या। तो अपन आज डिटेल में देखेंगे कि ये कॉस्ट इररिलेवेंट है क्या, ये कॉस्ट रिलेवेंट है क्या, एकदम डिटेल में। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इसके साथ लास्ट में अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसका 7 मार्क का एक क्वेश्चन तगड़ा इंस्टीट्यूट का बन सकता है एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले रिलेवेंट कॉस्ट क्या था। सर सिंपल सी बात बोलो तो रिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या है कि कुछ एक तो ये चीजें क्या है कि एवरी टाइम ये चीजें काम नहीं आती, मतलब कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस में ये काम आती। ईच सिचुएशन में रिलेवेंट कॉस्ट को काम नहीं करते, पर्टिकुलर दैट इज स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक सिचुएशन में। आप बोलेंगे सर हमेशा ये लगा लेते हैं, तो हमेशा मतलब आज अगर आप कंपनी डाल रहे हैं, ठीक है, 10 साल में अगर 2 साल में 2-3 बार ऐसा अगर करने का काम गिरा तो ये करेंगे। ऐसा नहीं कि सर 10 के 10 साल अपन ये रूल अप्लीकेबल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आपको रिलेवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में भी है ना, ये लाइन कहीं ना कहीं दिखेंगी कि ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन आई कि ये ऑर्डर के लिए अपने को करना है कि ये ऑर्डर के लिए अपने को ये प्राइस ये रखना है, तो सिर्फ सिंपली ये ऑर्डर के लिए या ये सेट ऑफ ऑर्डर्स के लिए ये करना चाहिए क्या, तो अपने को समझ में आएगा कि दिस इज अ रिलेवेंट कॉस्ट का क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। इज दिस क्लियर। अब सर देखो बहुत ज्यादा टाइप की कॉस्ट रहती है। अगर मैं आपको बताऊं ना तो 7 और 4 11 टाइप की कॉस्ट रहती है। 11 टाइप के आज अपन कॉस्ट पढ़ने वाले विद एग्जांपल। सर 11 टाइप की कॉस्ट में 7 टाइप की कॉस्ट क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट है, और 4 टाइप की कॉस्ट क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। सर ये कॉस्ट के नाम है ना, कॉस्ट के नाम जो है ना, आप कहीं ना कहीं बहुत जगह पढ़े होंगे, ठीक है, कि भाई ये कॉस्ट ये रहता, ये कॉस्ट ये रहता, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे कि ये कॉस्ट रिलेवेंट रहता है, ये कॉस्ट इररिलेवेंट रहता है क्या, ठीक है। उस हिसाब से अपने क्वेश्चन में डालेंगे। रिलेवेंट कॉस्ट है तो रिलेवेंट कॉस्ट है तो भाई ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो रिलेवेंट है। और सर इररिलेवेंट कॉस्ट है मतलब नाम में क्या है, इररिलेवेंट है। अपन जैसे उसके लाइफ में इररिलेवेंट है तो वो अपने को गिनती नहीं, तो वैसे ही इररिलेवेंट कॉस्ट भी अपन गिनते नहीं कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आधी घंटा अपन थियरी करेंगे। थियरी में मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यू बन सकता है, ये हार्ड चांसेस है। एमसीक्यू नहीं भी बना, मैं आपको बोला ना लॉन्ग क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं 7 मतलब जो डिसीजन मेकिंग का 14 मार्क का क्वेश्चन रहता या 7 मार्क का जो क्वेश्चन रहता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा पॉइंट आता, अपन उसकी वजह से अपन 14 मार्क या 7 मार्क के क्वेश्चन को कॉम्प्रो नहीं कर सकते, इसलिए। चलो आ जाओ। और ये पूरे नोट्स अपन आपको हमारे वेबसाइट में मिल सकती है, दैट इज एकत्वम फॉर सीएमए। अगर आपको ये कलरफुल नोट्स चाहिए तो सर आ जाओ। द कॉस्ट विच शुड बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन लेने के टाइम पे अपने को ये कॉस्ट ध्यान में आती है कि भाई ये कॉस्ट रिलेवेंट है या कॉस्ट इररिलेवेंट है, ठीक है। सिर्फ डिसीजन मेकिंग के टाइम पे यूज फॉर डिसीजन मेकिंग और ऑफन कॉल्ड एज रिलेवेंट कॉस्ट। मैंने आपको बोला ना स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक सिचुएशन में अपने को डिसीजन लेना है कि ये चीज ऐसा करना चाहिए क्या। इसको नॉर्मल प्राइस ये कैलकुलेटर का 200 रुपए है, लेकिन ये मेरे चाचा का बुआ का लड़का है, यार ये तो थोड़ा बहुत उसको कम में देना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बाहर से जाके ले लेगा। नहीं तो सर ये मेरी खुद की फैक्ट्री है, नहीं तो सर मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, मेरे को मालूम है कि अगर मैंने इसको सही टाइम पे नहीं बेचा तो ये मेरा माल सड़ जाएगा। तो ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशन पे अब देखो, आपको ही मालूम है जब बड़े बड़े मॉल्स में सीजन सेल आता, वो सीजन सेल क्यों आता, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये सेल में अगर अपन ने गुड्स को नहीं निकाले तो अगले सेल में ये खराब हो जाएंगे, इसलिए वो जो प्राइस रहता है उससे कम दाम पे बेचते हैं। लेकिन वो कम दाम पे बेचते हैं, लेकिन वो इतने भी कम दाम पे नहीं बेचते कि वो लोग उनका कॉस्ट रिकवर ना कर पाए। तो वो लोग वो टाइम पे रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट लगाते हैं कि भाई पूरा प्राइस 2000 पूरे 2000 का शर्ट 2000 में नहीं मिल रहा, एटलीस्ट 1200-1300 तो निकाल ले जितना मेरा कॉस्ट लगा। तो ये वो मॉल वाले क्या पूरे सीजन में कर देगा, मतलब पूरे 2-2 साल यही रहता का ऑफर नहीं, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहता, वो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए रहता अगर उनका माल नहीं निकला तो। इज दिस क्लियर सर। सीमा डिफाइंस रिलेवेंट कॉस्ट एज कॉस्ट अप्रोप्रिएट टू हेल्प एडिंग मतलब हेल्प द मेकिंग ऑफ स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन। वंस अगेन ये लोग पर्टिकुलरली वो चीजों पे बोल रहे, स्पेसिफिक बोल दिया, स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन बोल दिया, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन।
Relevant costs are costs which are relevant for a specific purpose. In this context, decision making only those costs which are relevant, which are pertinent to decision at hand. मतलब वो एक ही लाइन को ये लोग 4 बार बोलने की कोशिश करते हैं जिससे मॉड्यूल उनका ऐसा लगे कि हमने मॉड्यूल बहुत भारी दिया है, लेकिन रिलेवेंट कॉस्ट का है ही नहीं. मतलब आप समझ रहे, ये फर्स्ट लाइन को इन्होंने 3 बार अलग लाइन में दे दिया. नेक्स्ट, रिलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू. रिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या है, जो कॉस्ट रिलेवेंट है, और रेवेन्यू में भी रिलेवेंट रेवेन्यू रहता. ठीक है, उसके भी अपन डिटेल में देखेंगे. That are influenced by the decision. Relevant costs are those expected future costs that are essential but differ for alternate course of action. इसका मतलब क्या है, but action. अब ये लाइन का मतलब अपन नीचे जो 7 कॉस्ट रहते ना, उसके अंदर एक कॉस्ट मतलब एक स्पेसिफिक कॉस्ट है. उसका मतलब ये रहता कि अगर मान लो आज मेरा क्या हो गया, आज आप सीएमए फाइनल में हो. सीएमए फाइनल जैसे आप सीएमए फाइनल क्लियर करोगे, आपके पास 2 से 3 अपॉर्चुनिटी रहेंगी. एक तो मैं जहां से आर्टिकलशिप किया मैं वहीं जॉब कर लूं. ठीक है, उसके बाद एक मैं इंडस्ट्री में जाके जॉब करूं, एक मैं मेरा खुद का धंधा करूं, या एक मैं टीचिंग कर लूं. तो आपके पास चारों ऑप्शंस है. तो ये चारों ऑप्शंस में अपने को, मैं इधर जाऊंगा तो कितना, अब रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली अपने को उधर जाएंगे तो कॉस्ट नहीं लगने वाला है, रेवेन्यू मिलने वाला है. तो अगर मैं जॉब में मेरे फर्म में जा रहा तो मुझे मिल रहे 8 लाख, मैं इंडस्ट्री में जा रहा तो मुझे मिल रहे 10 लाख, अगर मैं खुद के बिजनेस में जा रहा तो मुझे मिल रहे 15 लाख, मैं टीचिंग में जा रहा तो मुझे मिल रहे 50 लाख. आप समझ रहे क्या. तो ये ऐसा अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के टाइम पे अपने को फिर डिसीजन लेना पड़ता कि इसके अंदर रिलेवेंट क्या है, इररिलेवेंट क्या है. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया, मैंने रिलेवेंट रेवेन्यू के एग्जाम मतलब मैंने उसको लिंक नहीं करा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा कि रिलेवेंट रेवेन्यू क्या रहेगा, रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा. अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के टाइम पे अपने को ध्यान लगाना पड़ता कि अच्छा ये कॉस्ट मतलब ये ऑप्शन लूंगा तो ये रिलेवेंट कॉस्ट, ये रिलेवेंट रेवेन्यू है, ये लूंगा तो ये ऐसा. इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर में लगने वाला है, इसलिए तो अपन डिसीजन ले रहे हैं ना. ऑब्वियसली अगर कोई चीज अपन कर दिए उसके ऊपर डिसीजन लेके क्या करेंगे, आगे अपने पास अपॉर्चुनिटी है सीएमए फाइनल बनने के बाद मैं ऑप्शन ए लू, बी लू, सी लू, डी लू. इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट. इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट दैट वुड अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग अंडर रिव्यू. डायरेक्ट अपन जो लेंगे उस हिसाब से अपना डिसीजन आएगा. क्लियर. Next, the concept of relevant cost is used to eliminate unnecessary data that could complicate the decision making process. Eliminate unnecessary data that could complicate the decision making process. इसका एग्जांपल अपने घर में अपने पापा को अगर आपने बोल दिया यार पापा मुझे ना दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, तो पापा क्या बोलेंगे, अरे अब भी तो देखो फोन दिलाया, अब भी तो तुझे मैंने वो घड़ी दिलाई. मुझे एक बात बताओ, कोई रिलेवेंट है क्या, फोन दिलाए, घड़ी दिलाए, इससे अपने ट्रिप पे जाने का कुछ रिलेवेंट है क्या. ऑब्वियसली उनके टाइम पे रिलेवेंट कॉस्ट नहीं था, लेकिन आज अपने को समझ में आ रहा, मतलब जो डिसीजन अपने को लेना है उसके लिए जो अपने कॉस्ट पहले इनकर की थी वो रिलेवेंट था कि नहीं, लेकिन फिर भी अपने को तो बताते ही ना अपने घर वाले, बस वैसे ही है. तो वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए पास्ट कॉस्ट जो रहती ना वो इररिलेवेंट रहती, अपन 7 एग्जांपल्स में भी देखेंगे. तो ये अननेसेसरी डाटा को, मतलब मैं ट्रिप पे जाऊं या ट्रिप पे ना जाऊं, मुझे एक बात बताओ, घड़ी का कॉस्ट और बाइक का कॉस्ट या वॉच का कॉस्ट चेंज होने वाला है क्या, नहीं. अननेसेसरी डाटा हो गया वो, मैं ट्रिप पे जाऊं या मैं ट्रिप पे ना जाऊं, दैट इज इररिलेवेंट. यस, तो वो सब कॉस्ट को अपन क्या कर देंगे, प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इग्नोर कर देंगे. इज दिस क्लियर. रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस enables managers to choose between alternate choice in situations such as, ऐसे सिचुएशन आ सकती. सर पहली सिचुएशन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन ऑर्डर व्हेन देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी. जैसा मैंने बोला, कैलकुलेटर मेरे पास बहुत सारे हैं या मेरे पास शर्ट बहुत सारे, एक्सेस कैपेसिटी में पड़े, मेरे को मालूम है अगर मैंने इसको अभी होली के पहले या दिवाली के पहले नहीं बिका तो दिवाली के बाद में नया सीजन आ जाएगा, दिवाली के पहले तो बाद में पुराना माल कोई नहीं लेगा, तो मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है. तो वो टाइम पे मैं सोचूंगा यार छोड़ दे, सेलिंग प्राइस छोड़ दे, मैं क्या रिलेवेंट कॉस्ट के ऊपर बेच सकता क्या इसको. रिलेवेंट सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन. एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन ऑर्डर व्हेन देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी. मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, फिर मैं ये चीज कर सकता क्या, आउटसोर्स से प्रोडक्ट और सर्विस. मैं ये चीज घर पे बना रहा, ठीक है, ये जो शर्ट है, ये शर्ट में जो बटन रहते हैं मैं पहले घर पे बना रहा था, अब मैं सोच रहा यार घर पे बनाने से अच्छा मैं बाहर से परचेस कर लूँ. तो आप समझ रहे, रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट. वन सेकंड. एड ड्रॉप प्रोडक्ट सर्विस और डिपार्टमेंट. मेरा बहुत बड़ा जैसे टाटा है, टाटा के बहुत सारे बिजनेसेस है, उसके अंदर उनका एक मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लो, वो लोग उन्होंने कपड़ा भी बनाते हैं, वो लोग जियो की सिम भी देते हैं. तो उन्होंने सोचा कि भाई एक प्रोडक्ट जो अभी सेल मतलब अपने को प्रॉफिट नहीं दे रहा तो इनको डिलीट कर देगा. ठीक, इसके अंदर अपन एयरलाइंस का एग्जांपल अपने क्लास में अपन ने देखे थे, तो एयरलाइंस का एग्जांपल बहुत सारे रहते. एड ड्रॉप प्रोडक्ट और सर्विस मतलब क्या होता, फॉर एग्जांपल समझ लो इंडिगो है ना, पुणे से बैंगलोर इंडिगो है ना 10 फ्लाइट उड़ाता था. उसने सोचा यार 10 फ्लाइट में ऑन एन एवरेज क्या हो रहा, मेरा है ना लॉस हो रहा, और फ्लाइट में पूरे भर रहे भी नहीं. तो मैं क्या करता, एक डिसीजन लेता स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए कि अभी नॉन सीजन चल रहा तो क्या करता, 2 से 3 फ्लाइट कम कर देता, ऐड और ड्रॉप अ सर्विस.
2 से 3 फ्लाइट कम कर देता जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, समझ रहे? ऐसा सेल और फर्दर प्रोसेस, जो अपना माल बन के आया उसको आज के आज ही बेच दे या उसको और फर्दर प्रोसेस करके बेचे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये ऐसा, ठीक है। रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस इज एन इंक्रीमेंटल एनालिसिस व्हिच कंसीडर्स ओनली रिलेवेंट कॉस्ट दैट द कॉस्ट डिफर बिटवीन अल्टरनेटिव्स एंड इग्नोर्स संक कॉस्ट। सर संक कॉस्ट मतलब क्या? बोलो, संक कॉस्ट मतलब क्या? सर अपनी एक्स, दैट इज पास्ट कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब क्या? पास्ट कॉस्ट, जो पहले इनकर हो चुकी है, ठीक है, अभी रोके उसको कुछ फायदा नहीं है। विच हैव बीन इनकर्ड, सर मैंने उसको इतना टाइम दिया, विच हैव बीन इनकर्ड, वो क्या है? संक कॉस्ट है, विच कैनॉट बी चेंज एंड हेंस रिलेवेंट टू द सिचुएशन। आप अगर उसको ऐसा बोलेंगे मैंने तेरे को कितना टाइम दिया, मैंने तेरे को वो उस पर कितना टाइम दिया, अरे वो बोलेंगे आज तू क्या कर रहा है, ठीक है, आज तू कितना कमा रहा, बता, ठीक है, तूने पहले 5 साल में कुछ किया नहीं किया वो मैटर ही नहीं करता, आज तू क्या कर रहा, आज तू क्या कर रहा, वो डिसीजन के लिए मैटर करता। इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस डिसीजन इट मस्ट बी फ्यूचरिस्टिक, दैट इज पास्ट कॉस्ट मैटर नहीं करते, फ्यूचर कॉस्ट मैटर करते हैं। पास्ट कॉस्ट आर इररिलेवेंट एज वी कैन नॉट चेंज देम बाय करंट डिसीजन, दे आर कॉमन टू ऑल अल्टरनेटिव्स, ठीक है, आप समझ रहे क्या? जैसे वो ये अब सीए में फाइनल बन गए, आपने सीए में इंटर में कहाँ से क्लासेस लिए, फाइनल में क्लासेस लिए, आप सीए में बन गए, इसका ये जो पास्ट में जो आपका कॉस्ट लगा, मुझे बताओ, आप जो आगे बिजनेस करने वाले हो या आप आगे ए बिजनेस करने वाले हो, बी बिजनेस करने वाले हो, सी बिजनेस करने वाले हो, तो ये तीनों करने का आपकी पुराने कॉस्ट से कुछ रिलेवेंट है क्या? नहीं। आप सीए में आज बन गए, आज आपके पापा को बोलते यार पापा मैं ना कार का बिजनेस, कार का शोरूम डालने का सोच रहा, पापा मैं ना बाइक का शोरूम डालने का सोच रहा, पापा मैं ना कपड़ों का मतलब एक डीमार्ट जैसा स्टोर डालने का सोच रहा। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक प्लान है कि अल्टरनेटिव 1 कार का शोरूम, बाइक का शोरूम, ये इसका शोरूम, ये तीनों के इससे मतलब ये तीनों का डिसीजन लेने के लिए मुझे एक बात बताओ, जो आपने सीए में इंटर, सीए में फाइनल में क्लासेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो आपने बुक्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो इंस्टीट्यूट को पैसा दिया, वो रिलेवेंट है क्या? नहीं है सर, इसमें क्या रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि वो फ्यूचर पास्ट कॉस्ट, वो क्या है? पास्ट कॉस्ट है, दैट इज इररिलेवेंट, पास्ट कॉस्ट आर इररिलेवेंट। तो सर इसका मतलब इररिलेवेंट कॉस्ट में जो आप बोल रहे थे, जो 4 कॉस्ट, उसके अंदर एक कॉस्ट क्या आ गई? संक कॉस्ट। आप समझ रहे हैं? इररिलेवेंट कॉस्ट में एक जो कॉस्ट आ गई वो क्या होगी? संक कॉस्ट। इज दिस क्लियर? अपन सब ये देखो, ये रिलेवेंट कॉस्ट के 7 नाम और पास्ट कॉस्ट के 4 नाम, इररिलेवेंट कॉस्ट के 4 नाम, ये सब याद कर लेंगे अपन। सेकंड, इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर विल बी इनकर्ड और अवॉइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। मैं कार का धंधा करूंगा तो उसमें मेरे को 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, मैं बाइक का करूंगा तो मुझे 30 लाख का लगेगा, मैं डिमांड जैसा छोड़ डालूंगा तो मुझे 80 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा सब लाने के लिए। तो ये क्या है? इंक्रीमेंटल। तो मैं देखूंगा कि बेर मिनिमम मुझे 30 लाख तो लगने ही वाला है ना। आप समझ रहे क्या? कार का धंधा करो, बाइक का धंधा करो, डिमांड का धंधा करो, 30 लाख तो लगने वाला है। तो अपन बात क्या करेंगे? 30 लाख के ऊपर की बात करेंगे, 30 लाख के ऊपर की बात करेंगे। इज दिस क्लियर? which would be incurred, देखो, any cost which would be incurred whether or not decision is made is said to be increment is are not said to be incremental to the decision। अब ये करो, ये देखो, इसके अंदर लगने वाले 80 लाख, इसके अंदर लगने वाले 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख और 50 लाख, 30 लाख और 80 लाख, तो बेर मिनिमम 30 लाख तो लगने ही वाला है ना। तो अपन 30 लाख के ऊपर की बात करते, तो इसमें लगेंगे तो 20 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे, इसमें कुछ नहीं, इसमें 60 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अपन ये वाली बात करते, क्योंकि 30 लाख तो भाई बेर मिनिमम लगने ही वाला है। ये देखो, ये डिसाइडेड है कि ये तीनों में से एक लेने का है। अब ये तीनों में से एक जब लेने का है ना, तो ये डिसाइडेड है कि 20 लाख तो लगने ही वाला है, 30 लाख तो लगने ही वाला है, उसके ऊपर की बात करते हैं अपन। क्लियर? कैश फ्लो एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन आर नॉट कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन जो लगता, जेब से अपना पैसा जाता क्या? नहीं जाता सर। एंड देयरफॉर आर नॉट रिलेवेंट, अपने जेब से पैसे जाता ही नहीं तो इररिलेवेंट है वो, ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट। सिमिलरली द बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज इररिलेवेंट। सर ये जो मेरी मशीन है ना, मैंने 10 लाख में खरीदी थी। अरे भाई खरीदी थी ना, पास्ट है ना, खत्म है, भूल जाओ उसको। आज बता मेरे को, आज बता तेरी वो मशीन की क्या वैल्यू है। सर आज तो मशीन आउटडेट होगी, उसके 2 लाख रुपए मिलने वाले, तो खत्म बात। तो एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले की बुक वैल्यू, वो क्या है? कुछ काम की नहीं है ना। आप समझ रहे क्या? पहले की बुक वैल्यू काम की नहीं है। जैसे अपन कार भी लेते, मैंने वो टाइम पे कार 15 लाख की ली थी। अरे भाई वो टाइम पे 15 लाख की ली थी ना, वो ठीक है, आज बताओ तेरी कार की वैल्यू क्या है। समझ रहे? ऐसा। बट डिस्पोजेबल वैल्यू इज रिलेवेंट। हाँ, डिस्पोजेबल वैल्यू रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं वो कार को डंप कर दूं या वो आज मैं मशीन को डिस्पोजेबल कर दूं, मतलब बेच दूं, स्क्रैप में बेच दूं, तो जो मुझे पैसा मिलने वाला है वो आज मिलने वाला है, जो पैसा मिलने वाला है मुझे आज मिलने वाला है। इज दिस क्लियर? वो क्या है? रिलेवेंट है। बोलो, चले आगे, इधर तक क्लियर? अब सर चलते अपन, अभी तक आपको समझ गया कि भाई जो कॉस्ट है, कॉस्ट में रिलेवेंट क्या रहता, इररिलेवेंट क्या रहता, कौन से सिचुएशंस में रिलेवेंट इररिलेवेंट देखते, कौन से इसमें नहीं देखते, और रिलेवेंट जब देखना है इन्फ्लुएंस करने के लिए 3 डिसीजन है। एक रहने को ना फ्यूचरिस्टिक, एक रहने को ना इंक्रीमेंटल, दूसरा कैश फ्लो। ये 3 चीजें। अब सर नॉर्मली
द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज रिलेवेंट कॉस्ट। सबसे पहला डिफरेंशियल कॉस्ट। सर डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता? सर डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता? देखो ये इंस्टीट्यूट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इंस्टीट्यूट के एग्जांपल में क्या बोलता है, देखो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, आज हम लोग जो वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं मेरा प्रोडक्ट क्या कर रहा, मैं मेरे वेबसाइट से मतलब 2 जगह से मैं सेल कर रहा, मैं ना हमारे सेंटर पार्टनर्स के साथ सेंड कर रहा, और मैं ना पहले वो खाली सेंटर पार्टनर्स के साथ सेल कर रहा। तो वो लोग मेरे से क्या ले रहे थे, द सेलिंग एक्सपेंसेस, वो लोग मेरे से कमीशन 16 मिलियन का ले रहे थे। आप समझ रहे हैं, हम रुपीज में बातें नहीं करते, इंडियन रुपीज में, हम मिलियन में बात कर रहे हैं। 16 मिलियन का वो लोग हमारे से क्या ले रहे थे, कमीशन ले रहे थे। अब सर 16 मिलियन का कमीशन ले लिया, बात सही है। मेरे को क्या समझ में आया कि भाई अगर मैं खुद इसको बेचूं, हाँ क्या हुआ, मैं ना क्या कर रहा था, मैं मेरे सेल्स में मेरा कितना कमीशन दे रहा था, 16 मिलियन का। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मैंने क्या सोचा यार, बाहर 16 मिलियन देने से अच्छा मैं अगर घर में ही मेरे सेल्स बंदे बिठा दूं, घर में मतलब ऑफिस में सेल्स बंदे बिठा दूं, तो मेरा शायद काम कम हो सकता, यही काम मेरा यहां पर कम हो सकता। तो मैंने क्या किया, घर में जब सेल्स बंदे बिठाए तो मेरे को सिर्फ 12 मिलियन देना पड़ा। मेरे को जब सिर्फ कितना देना पड़ा, 12 मिलियन देना पड़ा। सेम कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 12 मिलियन। तो डिफरेंशियल कॉस्ट देख रहे हैं, सेम चीज अपन बाहर से सेल कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे सेल करने को, तो वो लोग कमीशन कितना ले रहे, 16 लाख का कमीशन ले रहे, और मैं ही मेरी इन हाउस सेल्स टीम बिठा दूं तो उनको कितना कमीशन देना पड़ रहा, 12 मिलियन का। मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से एज अ बिजनेसमैन आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे, सर ये तो डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया कि यही सेम चीज बाहर 16 लाख में हो रहा, यही सेम चीज बाहर घर में 12 मिलियन में हो रहा। समझ रहे आप? तो सर इसके अंदर लेकिन एक रिस्क है। अब जब क्या हो रहा था, 16 मिलियन में बाहर वालों को दे रहा था तो उनका नेटवर्क वगैरह मुझे काम आ रहा था, उनका मुझे नेटवर्क वगैरह काम आ रहा था। अब मैं जब खुद से सेल्स टीम कर रहा तो मुझे सिर्फ 12 मिलियन मिल रहे, जब मैं खुद से बेच रहा तो मुझे 12 मिलियन मिल रहे, लेकिन ये मेरी खुद की सेल्स टीम है तो इनके पास थोड़े क्या रहेंगे, कनेक्शंस वगैरह कम रहेंगे, तो देयर माइट भी ए चांस कि मेरा सेल थोड़ा कम हो सकते हैं। तो वो कंसीडर करके मुझे कमीशन देखना पड़ेगा। सर मैं सिर्फ इतना नहीं देख सकता कि 16 मिलियन से 12 मिलियन आ रहा तो ठीक है, बाहर वालों को छोड़ दो, घर वालों को ले लो। ये 4 मिलियन तो बचा रहा, लेकिन ये 4 मिलियन बचाने के चक्कर में मेरा सेल हैम्पर नहीं होने को ना, ठीक है, आप समझ रहे। कॉस्ट को कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली विद रेवेन्यू। मालूम पड़ा जब बाहर वालों को दे रहा था वो मेरा 50 करोड़ का सेल कर रहे थे, अब घर वाले मेरा सिर्फ 30 करोड़ का कर रहे हैं, तो मैं 4 मिलियन बचाने के चक्कर में, दैट इज 40 लाख बचाने के चक्कर में 20 करोड़ का नुकसान नहीं कर सकता। आप समझ रहे लॉजिकली कि मैं दूसरों से सेलिंग राइट्स लेके मैं सिर्फ मेरे सेल्स टीम वालों को देने वाला हूं, तो मेरा 4 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा, लेकिन उसके वजह से अगर मेरा सेल का नुकसान हो रहा तो दैट वो भी मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलता देखो, अ डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन कॉस्ट। क्या बोल रहा, अ डिफरेंस इन कॉस्ट अंडर 2 और मोर डिसीजन अल्टरनेटिव्स। बाहर वालों से बेचना है या घर वालों से बेचना है, 2 और मोर डिसीजन अल्टरनेटिव्स, specifically 2 different projects or situation. It is also the change in cost due to change in activity from one level to another. पहले मैं 10 लाख प्रोडक्ट बेच रहा था, आज मैं 12 लाख प्रोडक्ट बेच रहा, तो इतना ये जो कॉस्ट रहेगा वो नथिंग बट डिफरेंशियल कॉस्ट रहेगा। क्लियर? फिर सेम आइटम विद द सेम अमाउंट अपीयर्स इन ऑल अल्टरनेटिव्स, इट इज इररिलेवेंट। मतलब मुझे एक बात बताओ, बाहर वालों को दे रहा था 16 मिलियन, घर वालों को दे रहा था 12 मिलियन, तो मेरा क्या हो गया, 12 मिलियन तो बेर मिनिमम देना ही है ना। एक्स्ट्रा मैं बाहर वालों को 4 मिलियन दे रहा, तो वो 4 मिलियन मेरा क्या हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट हो गया। कि मैं अगर घर वालों को दूंगा तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, और मैं बाहर वालों को दूंगा तो मुझे 4 मिलियन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल कॉस्ट। देखो बेर मिनिमम 12 लाख तो लगने वाले, अज्यूमिंग कि सेल्स कांस्टेंट है, 12 मिलियन तो लगने वाले, 12 मिलियन तो लगने वाले, सेल्स क्या है, कांस्टेंट है, 12 मिलियन लगने वाले, यहाँ पर 16 मिलियन लगने वाले। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, सर रिलेवेंट कॉस्ट है 4 मिलियन। इज दिस क्लियर? रिलेवेंट कॉस्ट है 4 मिलियन। डिफरेंशियल कॉस्ट मस्ट बी कंपेयर टू डिफरेंशियल रेवेन्यू। मैं वही बोला कि आपको कॉस्ट चेंज होने की वजह से अगर रेवेन्यू में भी फर्क आ रहा तो उसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। डन? तो देखो यहाँ पर 4 मिलियन का तो अपने को फायदा दिख रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहा है, इन केस स्विचिंग ओवर टू डायरेक्ट सेल्स, अपन घर से बेचने के चक्कर में ब्रिंग्स एडिशनल रेवेन्यू ऑफ 2 मिलियन, मतलब घर में बेचने के चक्कर में क्या हुआ, 2 मिलियन का ज्यादा रेवेन्यू हुआ, तो टोटल फायदा मुझे कितने का हुआ, 4 मिलियन कॉस्ट में बचाया, 2 मिलियन सेल से आए, 6 मिलियन का फायदा। समझे क्या? बस वही बोल रहा हूं। दिस वुड प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू द डिसीजन मेकर व्हाइल कंसीडरिंग ए चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये हो गया फर्स्ट वाला कॉस्ट, क्या हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट। सर सेकंड कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट आपने बचपन से पढ़ा है कि अगर मैं 1 यूनिट, मतलब मैं अगर आज मैं 100 यूनिट बेच रहा, मैं अगर 101 यूनिट बेचूंगा तो थोड़ी सी कॉस्ट चेंज होंगी ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। याद है कि हल्का हल्का, हाँ सर फिक्स कॉस्ट सेम रहता, खाली क्या रहता बोलो,
खाली वेरिएबल कॉस्ट बदलता, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बदलता, दैट इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट। अगर मैं 100 यूनिट बेच रहा या मैं 100 यूनिट 101 यूनिट बेच रहा, क्या चेंज हो रहा, बोलो क्या चेंज हो रहा, एक यूनिट का प्राइस जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे अपन इंक्रीमेंटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। इज दिस क्लियर? इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, विद प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, ये सब है ना एमसीक्यू पे पूछ सकते हैं आपको कि एक दे दिया कि वी आर सेलिंग 100 यूनिट्स एट 5000 रुपीज, नाउ वी आर सेलिंग 101 यूनिट्स एट 5050 रुपीज, सो 50 रुपीज इज विच रेलेवेंट कॉस्ट? डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या चौथा पांचवा और एक ले लो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एक यूनिट इंक्रीमेंट होने से, एक यूनिट बढ़ने से कितना कॉस्ट बढ़ रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है सर। यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, इट वुड बी कॉस्ट ऑफ एडमिटिंग वन अनदर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को लेंगे तो कितना रहेगा। इवन ऑपरेटिंग अ सेकंड शिफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अपन 12 घंटे की एक शिफ्ट ले रहे और एक दूसरे 12 घंटे की शिफ्ट लेंगे तो कितना लेंगे अपने को वो समझेंगे। इज दिस क्लियर? उसके बाद इट वुड बी नोटेड दैट टू डिसीजंस आर नॉट इंडिपेंडेंट एज सेकंड शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट शिफ्ट। क्लियर? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मस्ट बी कंपेयर्ड विद इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एट डिसीजन। ईच एंड एवरीथिंग जब कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो तो कॉस्ट को कंसिडर करने के चक्कर में तुमको रेवेन्यू भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट को कंसिडर करेंगे तो हर जगह ये लाइन आएंगी आएंगी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के साथ, डिफरेंशियल कॉस्ट को डिफरेंशियल रेवेन्यू के साथ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू के साथ कंसिडर करते रहना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सर दो कॉस्ट क्लियर हो गए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा डिफरेंशियल कॉस्ट, सेकंड अपन ने पढ़ा इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट। सर थर्ड चढ़ते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अपन ने बचपन से बहुत बार पढ़ा। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हो गया? अमित शाह जी है, ठीक है, अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी जब होम मिनिस्टर बने उसके पहले उनके पास तीन उनके पास ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि वो बैंक में नौकरी कर ले क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको 1.5 लाख रुपए महीना मिलने वाला था। उसके बाद उनको होम मिनिस्टर का मिला तो उनको मिलने वाले थे उनको 1,67,000 रुपीज पर मंथ। या तो उनको बीसीसी है, ठीक है, उनके जो बेटे हैं उन्होंने बोला कि यार बापू साहब आप हमारे साथ आ जाओ तो हम आपको 5 लाख रुपए महीना देंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहता? अगर अमित शाह जी ने बेस्ट क्या चूज करेंगे? वो ये चूज करेंगे। बेस्ट क्या चूज करेंगे? वो ये चूज करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है कि ये चूज करने की वजह से इन दोनों को उन्होंने ठुकरा दिया। बोलो, ये चूज करने की वजह से इन दोनों को उन्होंने ठुकरा दिया। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या सर बोलो? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये ले लिया, ठीक है। ये नहीं लेते थे तो हम क्या लेते थे? ये दोनों में से क्या लेते थे आप? ये लेते थे। दिस इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप जब सीए में बन के आप जाओगे इंडस्ट्री में जाने की वजह से आपने आपके फर्म में ठुकरा देंगे ऐसे आप नहीं ऑप्शन नहीं कर पाएंगे ना, आप एक ही जगह काम कर पाओगे। तो जब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या रहेगा? दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट वुड बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप सीए में बन गए, आपको जॉब ऑफर मिल रहा है मान लो 10 लाख का, ठीक है, लेकिन आपकी ऐसी इच्छा है कि यार मैं खुद का कुछ बिजनेस करूं। तो आप जब बिजनेस करोगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कांस्टेंट? यार मैं बिजनेस कर रहा हूं उसकी वजह से मैं 10 लाख रुपए छोड़ रहा, मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा। वो 10 लाख रुपए जो नहीं कमा पा रहे दैट इज नथिंग बट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो आप क्या बोलेंगे? अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास अगर मैं बिजनेस नहीं करता था तो मैं क्या करता था? मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे पास? मैं जॉब करता था, उधर से मैं कितना कमा रहा था? 10 लाख रुपए कमा रहा था। दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये कहाँ काम आएगा? क्या होगा? आपके पास है ना लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। मान लो आपके पास 5,000 किलो का रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर आपके पास दो लोग, एक ने बोला, एक थी आपकी गर्लफ्रेंड और एक थी आपकी मम्मी। दोनों ने बोला कि मेरे को है ना 5,000 का, मेरे को 5,000 रॉ मटेरियल चाहिए। तो मम्मी को देंगे तो ये नाराज होंगे, ये इसको देंगे तो मम्मी नाराज होंगे। तो आप समझ रहे, मम्मी को देंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेंगी? गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएंगी। गर्लफ्रेंड को देंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेंगी, मम्मी नाराज हो जाएंगे। तो आप समझ रहे, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करके अपने को आगे देने का है। इसको अपन बेहतरीन एग्जांपल से लेंगे जब अपने को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अभी बताओ कि अगर होम मिनिस्टर, अब ऑब्वियसली अमित शाह जी ने ये वाला चूज किया, सेकंड अल्टरनेटिव चूज किया, तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। दो अल्टरनेटिव उनके पास, 1 2। नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? 5 लाख। सर ये बिल्कुल गलत है कि आप बोलोगे कि सर इसका नीचे वाला चूज करना है। नहीं,
नेक्स्ट बेस्ट, उसके अंदर मतलब मैं अगर ए चीज कर रहा, बाकी मेरे पास जितने ऑप्शन है उसमें जो भी बेस्ट रहेगा वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा। तो अगर आप अमित शाह जी ने ये चूज किया तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगा, 5 लाख रुपए उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा। इज दिस क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर? सर ये वाला एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया है। फराना इज अ फ्रेशर ग्रेजुएट फ्रॉम बिजनेस, शी गॉट 2 ऑफर्स, 2 ऑफर लेटर मिले उसको। वन ऑफ 25,000 फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंक, अनदर 15,000 फॉर एन टीचिंग इन ये। 2 अपॉर्चुनिटी मिले उसको, एक मिला 25,000 की नौकरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और 15,000 का टीचिंग का जॉब। अनदर ऑफर क्लास फेलो शबाना गॉट द सेम ऑफर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, उसको भी सेम मिला। वाइल शबाना वुड बी हैप्पी टू जॉइन द यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग, Farhana will not be able to lose an opportunity to serve with the bank for rupees 25,000. And if she joins the university, अगर उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, मुझे एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, she would incur an opportunity cost of 10,000. सर कैसे? बोलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 10,000 ये समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 10,000 का है। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 का कैसे समझा कि 15,000? मुझे एक बात बताओ, अगर उसने क्या किया 15,000 का, इफ शी जॉइन्स द यूनिवर्सिटी, अगर उसने 15 यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो उसको 15,000 रुपए तो मिल रहे। अगर दोनों ऑप्शन में क्या है, एक जगह वो 15,000 रुपए कमा रहे थे, एक जगह वो 25,000 रुपए कमा रहे थे, तो वो ये चूज करने की वजह से इसको ठुकरा दिए। तो सर ठुकरा कितना दिया? 25,000, लेकिन वो 15,000 रुपए तो कमा रहे ना, वो 15,000 रुपए तो कमा रहे ना, माइनस 15,000 करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अपन जो छोड़ रहे, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर अगर अपन ने, यहां पर अगर अमित शाह जी ने ये लिया, बोलो 5 लाख लिया, तो दिस वुड बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अगर अमित शाह जी ने, बोलो क्या लिया, आप समझ रहे क्या? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, देखो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव देखना है, उसमें से अभी अपन जितना कमा रहे हैं उसको माइनस करना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, लेकिन अभी उसमें से जितना कमा रहे हैं अपन उसको माइनस करना है। सर अगर अपन ने ये वाला चूज किया, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? 5 लाख, तो 5 लाख कमा सकते थे, लेकिन अभी कमा रहे 1,67,000। तो बताओ 5 लैक्स माइनस 1,67,000, दैट इज 3,33,000 का अपन छोड़ रहे। समझ रहे क्या? जय शाह जी, उनके जो बेटे, वो क्या बोलेंगे, पप्पा 5 लाख का नुकसान कर रहा है आपका। वो बोलेंगे भाई 5 लाख का नुकसान नहीं कर रहा, मुझे 167 तो मिल ही रहा ना, मैं सिर्फ 333 का नुकसान कर रहा। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से अपन अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से, आप सुनो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से अपन अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब रिलेवेंट कॉस्ट की बात आ जाती, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढ लेते, लेकिन जब रिलेवेंट कॉस्ट की बात आ जाती, तो रिलेवेंट में जय शाह ने क्या बोला, जय शाह जी ने क्या बोला, जय शाह भाई ने क्या बोला अपने भाई ने, पप्पा आप 5 लाख का नुकसान कर रहे। पप्पा क्या बोलते, 5 लाख का नहीं बेटा, सिर्फ 3,33,000 का। क्यों? क्योंकि 1,67,000 तो मैं कमा रहा ना मेरे भाई, समझ रहे? 1,67,000 तो मैं कमा रहा, मैं छोड़ क्या रहा, 333 छोड़ रहा। तो दैट इज नथिंग बट माई रिलेवेंट कॉस्ट। आप समझ रहे? मैं छोड़ क्या रहा, रिलेवेंट कॉस्ट छोड़ रहा। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से अपन कंपैरिजन के लिए अपन कुछ ढूंढ लेंगे, उसके बाद मैं छोड़ के आ रहा, दैट इज नथिंग बट दिस। क्लियर? सर नेक्स्ट है अवॉइडेबल कॉस्ट। अब अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब क्या है? सर अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरा बर्थडे है, ठीक है, मेरा बर्थडे, मेरे को ऑब्वियसली आज 23 तारीख को ही अपलोड हो रहा, तो मतलब मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा, लेकिन 23 तारीख को मेरा बर्थडे, आपको मालूम है। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे को पार्टी देने का है मेरे दोस्तों को, मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देने का है। अब पार्टी में मैंने उनको क्या बोला, ठीक है भाई अपन सो एंड सो प्लेस जाएंगे। हम ए प्लेस डिसाइड करें, हम बी प्लेस डिसाइड करें, हम ए प्लेस डिसाइड करें, बी प्लेस डिसाइड करें। अब बचपन में ऐसा होता था कि रिटर्न गिफ्ट वाला कंसेप्ट रहता था, तो मैंने बोला यार रिटर्न गिफ्ट देना या नहीं देना। तो मुझे एक बात बताओ, रिटर्न गिफ्ट दो या मत दो, मेरे दोस्त उससे नाराज नहीं होंगे, तो मैं वो कॉस्ट को अवॉइड कर सकता। कब अवॉइड कर सकता मैं कॉस्ट को? मैं बोलो, मैं कोई कॉस्ट को कब अवॉइड कर सकता? जब मेरे वो एफिशिएंसी, मेरे इफेक्टिवनेस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। मैं अगर वो कॉस्ट लूं या वो कॉस्ट नहीं लूं, मुझे मेरे डिसीजन से कुछ फर्क नहीं करता, मैं वो कॉस्ट को अवॉइड कर सकता, मैं वो कॉस्ट को क्या कर सकता, अवॉइड कर सकता, तो वो मेरे डिसीजन पे इफेक्ट नहीं गिरेगा। ठीक है? कॉस्ट आर दोज विच आर अवॉइडेबल, कॉस्ट आर दोज विच आर गिवन कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, वो मेरे एफिशिएंसी, वो मेरे डिसीजन पे इफेक्ट नहीं गिरता, और मैं अगर वो कॉस्ट को कम भी कर दिया तो कोई बात नहीं है। आप समझ रहे? गिवन कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन अकर्ड, अगर उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं तो दैट इज नथिंग बट अवॉइडेबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट कैन बी एलिमिनेटेड इन होल और इन पार्ट बाय चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर अल्टरनेटिव। इज क्लियर?
बोलो। अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब तुम अवॉइड भी करोगे ना, तुम अगर अवॉइड कर दोगे वो कॉस्ट को तो भी तुम अवॉइड भी कर दोगे वो कॉस्ट को, तुम अवॉइड कर सकते। मतलब अगर अल्टरनेटिव 1 ले रहे हैं, अल्टरनेटिव 1 में 5 लाख रख रहे, अल्टरनेटिव 2 में 3 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन 1 लाख रुपए जो कॉस्ट है, 1 लाख की जो कॉस्ट है वो क्या है, बोलो अवॉइडेबल कॉस्ट है, मैं उसको अवॉइड कर सकता। डिसीजन में मेरा कुछ फर्क नहीं गिरेगा, मेरे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे फर्क नहीं गिरेगा, तो दैट विल बी अवर क्या, रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि एक इसमें मैं अवॉइड कर सक रहा, ठीक है, उसको मैं कम कर सक रहा। टोटल कॉस्ट जो मेरी 5 लाख थी मैं उसको अवॉइड करके 4 लाख कर सक रहा, तो मेरा फायदा हो रहा, मेरा क्या हो रहा, फायदा हो रहा। 5 लाख का काम मैं 4 लाख में कर सक रहा, आप समझ रहे, 5 लाख का काम मैं 4 लाख में कर सक रहा, मेरे एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं गिर रहा, तो भाई फायदा है ना, इसलिए वो रिलेवेंट है, इसलिए वो क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट है। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आज अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे डिटेल वाला। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या बोल रहा है, अपने पास बहुत मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बहुत बड़ा, उसके अंदर अपने पास बहुत सारे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, ऐसे जेड तक रॉ मटेरियल है, बहुत सारे रॉ मटेरियल है। तो एक जो रॉ मटेरियल है वो रेगुलरली यूज होता, एक जो रॉ मटेरियल है वो कुछ काम का ही नहीं है, अपन ने उसको पहले से गलती से परचेस कर लिया था या ज्यादा परचेस कर लिया था तो वो पड़ा है अपने पास। और तीसरा जो रॉ मटेरियल है वो जो काम के लिए मंगाया था वो काम के लिए काम नहीं आ रहा, वो दूसरे काम के लिए काम आ रहा, समझे। 3 टाइप के रॉ मटेरियल है। पहला वाला क्या है कि रेगुलरली काम आ रहा, कि मतलब ये मालूम है कि भाई आज भी लगने वाला है, कल भी लगने वाला है, परसों भी लगने वाला है। दूसरा रॉ मटेरियल क्या है, कोई और चीज के लिए मंगाए थे लेकिन एक्स्ट्रा मंगा लिए, कोई और चीज के लिए मंगाए थे लेकिन एक्स्ट्रा मंगा लिए तो वो पड़ा है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है कि वो भी एक्स्ट्रा में है लेकिन उसको अपन अल्टरनेट, अपन ने मंगाया था ये प्रोडक्ट के लिए लेकिन उसको दूसरे इसमें भी काम कर सकते हैं, तो अपना रिलेवेंट कॉस्ट करेंगे। ये केस में अपन देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, अपन ने रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल मंगाया था प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है सर, प्रोडक्ट बी में भी लगा देंगे, कोई बात नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेस कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लो रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है मतलब आपको इतना समझना है कि अगर अपने को एक्स्ट्रा ये माल लगेगा, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट आया अपने पास, बताओ, एक प्रोजेक्ट आया अपने पास, एक प्रोजेक्ट आया, एक न्यू प्रोजेक्ट आया, ये न्यू प्रोजेक्ट में अपने को रेगुलर वाला जो प्रोडक्ट है ना, रेगुलर वाला जो रॉ मटेरियल है वो यूज करना है, तो उसका रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा सर। देखो कोई चीज जो रेगुलरली चल रही, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उसको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लेके भी जाऊं तो मुझे वो कंपेंसेट करना पड़ेगा, समझ रहे। आप बस इतना ध्यान में रखो, आप एक फैक्ट्री में गए, खुद की फैक्ट्री है, उसकी उधर 3 रॉ मटेरियल है ए बी सी। ए रॉ मटेरियल कैसा है कि वो डेली यूज आता, डेली 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 यूज आता। बी वाला ऐसा है कि वो डेली यूज नहीं आता, एक्स्ट्रा में मंगा के रख लिए। सी वाला कैसा है, डेली यूज नहीं आता लेकिन उसको अल्टरनेट यूज में अपन डाल सकते हैं। तो एज अ मेंबर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मतलब आप ऐसा समझो आप आपके घर के लिए लेके जा रहे हैं, आप आपके घर के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप क्या कॉस्ट लगाओगे। सबसे पहला जो चीज रेगुलरली काम आने वाली है, रेगुलरली काम आने वाली है, तो अगर मैं लेके भी जाऊं तो भाई ये तो काम आने वाला था ना, तो उसको वापस मंगाना पड़ेगा, दैट इज बाई फ्रॉम मार्केट। अपने को उसको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, फटाफट जाके मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो मार्केट की जितनी कॉस्ट है उतना ही क्या रहेगा, रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। मार्केट की जितनी कॉस्ट है मतलब करंट मार्केट कॉस्ट क्या रहेगा, करंट मार्केट कॉस्ट विल बी अवर रिलेवेंट कॉस्ट। आप समझ रहे हैं, करंट मार्केट कॉस्ट अपना रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा। तो अगर कोई आपका दूसरा पार्टनर है, आपका दूसरा पार्टनर क्या बोलेगा, भाई सुन ये मटेरियल घर पे लेके जा रहा ना, ये मटेरियल बार बार काम आता ही अपने को, तो ये इसका ये तो अभी लेके चल जा लगे, तो लेकिन मैं मार्केट से मंगाऊंगा तो तेरे को उतना ही पैसा लगेगा। तो आप एज अ पार्टनर आप क्या बोलेंगे, हाँ भाई ठीक है देना ही पड़ेगा अपने को पैसा, क्योंकि वो रेगुलरली यूज आ रहा। सर सेकंड रीसेल वैल्यू, रीसेल सॉरी नो यूज। अब कोई माल है, ठीक है, मैं और मेरा पार्टनर है, मैंने बोला भाई ये वैसे भी कुछ काम नहीं आने वाला ना, तो मैं लेके चल जाता फुकट में। तो दूसरा पार्टनर क्या बोलता, अरे भाई सुन फुकट में क्यों लेके जा रहा, इसको अगर अपन रद्दी में बेचेंगे, उसको अपन रद्दी में बेचेंगे तो कुछ तो पैसे मिलेगा। तो बोलेगा हाँ यार कुछ तो पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो माल काम नहीं आ रहा, तो एज अ पार्टनर ए मैं क्या बोल रहा था, यार देख सुनना भाई सुनना, ये वैसे भी काम नहीं आने वाला था, मैं घर पे लेके चल जाऊँ क्या। तो वो बोलता हाँ भाई ठीक है लेके चल जाना। तो वो बोलता मैं फुकट में लेके जा रहा, वो बोलता नहीं ना सुनना यार, फुकट में कैसे लेके जा रहा, अगर ये कुछ काम भी नहीं आ रहा तो अपन स्क्रैप तो कर सकते ना इसको, कि रद्दी में बेच के तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो रद्दी में बेच के कुछ ना कुछ पैसा मिलेंगे कंपनी को, दैट वुड बी द रिलेवेंट कॉस्ट। जो वो घर पे लेके जा रहा, दैट इज वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लेके जा रहा, रद्दी में तो बेच के कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ना। तो पार्टनर बी के एंगल से अपने को सोचने का है, अपन पार्टनर बी के एंगल से सोचना। पार्टनर है तो बहुत होशियार है, पार्टनर है क्या होशियार है, वो बोलता सब घर पे फुकट लेके जाता, लेकिन पार्टनर भी बोलता नहीं भाई इसको रद्दी में बेच के कुछ तो पैसा मिलेगा ना, वो अपने को रिलेवेंट कॉस्ट है, दैट इज रीसेल वैल्यू, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। रद्दी में बेच के जो मिलेगा
वो देना पड़ेगा, ठीक है। फिर पार्टनर ए वापिस से, भाई सुनना ये वाला काम ये वैसे भी कुछ काम का नहीं है, लेकिन पार्टनर बी क्या होता, देखिए ये ना जिसके लिए मंगाए थे उसके लिए काम का नहीं है, लेकिन देखो मालूम है वो अपन जो प्रोडक्ट दूसरा एक प्रोडक्ट बना रहे उसके अंदर तो काम आने वाला है ना, तो ये होता हाँ हाँ उसके अंदर काम आने वाला है, तो उसके अंदर जितना कॉस्ट काम आने वाला है अगर तू लेके जा रहा तो उतना देखो पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे क्या। प्रोडक्ट बी में क्या था कि वो काम ही नहीं आने वाला है, प्रोडक्ट मतलब ये बी केस में क्या था वो काम ही नहीं आने वाला है, एक इसके लिए भी काम नहीं आने वाला है उसके लिए भी काम नहीं वाला है, कुछ काम ही नहीं आने वाला है, तो अपन अल्टीमेटली क्या कर रहे थे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेच रहे थे, उसको रद्दी में बेच रहे थे, तो रद्दी का पैसा दिए, रद्दी का पैसा ले लिए इससे। नेक्स्ट, अब जो मटेरियल है वो क्या है अल्टरनेट यूज में काम आ सकता, तो वो अल्टरनेट यूज में जो मटेरियल यहां पर काम आ रहा वो अगर बाहर से परचेस करते थे तो 5,000 रुपए में लगता था, तो ये वाला क्या बोलता, ये पार्टनर बी क्या बोलता, भाई सुनना तो ये लेके जा रहा ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना अल्टरनेट यूज में अपने को उधर काम आने वाला था, अल्टरनेट यूज में अपने को उधर काम आने वाला था, तू ये लेके जा रहा तो मेरे को उधर 5,000 रुपए का वो मंगाना पड़ेगा, नहीं तो अपन इसको उधर लगा के 5,000 रुपए बचाने वाले थे, तो ये क्या होता, अच्छा ठीक है मैं 5,000 रुपए दे देता। आप समझ रहे, तीनों सिचुएशन समझे, बहुत इजी क्लियर। तो अपने को क्या करना है, दो पार्टनर है, पार्टनर ए फुकटिया, पार्टनर ए बोलेगा मैं सब फुकट का लेके जा रहा, लेकिन पार्टनर बी क्या बोलेगा, पार्टनर बी बोलेगा कंपनी के एंगल से सोचेगा स्टार्टिंग से, सर अगर रेगुलर प्रोडक्ट है बताओ रेगुलर प्रोडक्ट है क्या रहेगा, रेगुलर प्रोडक्ट है तो ये क्या बोलेगा भाई तू लेके चल जा, ये वाला क्या बोलेगा भाई तू लेके चल जा, लेकिन रेगुलर प्रोडक्ट है तो अपने को कंटिन्यूसली काम आने वाला है, तो मैं मार्केट से जितने में मंगाऊंगा उतना तेरे को पैसा देना पड़ेगा, देखो आज अर्जेंट है तो तू लेके चल जा, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है अर्जेंट प्रोजेक्ट है तो तू लेके चल जा, मैंने मना नहीं कर रहा, तो मेरा ही पार्टनर है, लेकिन मैं मार्केट से उसको जितने में मंगाऊंगा क्योंकि अपने को रेगुलरली ये प्रोडक्ट काम आता रहता, तो मैं मार्केट में जितने में मंगाऊंगा उतना देखो देना पड़ेगा, उसने बोला ठीक है। फिर सेकंड वाला वापिस ये बोलता कि भाई सुनना, ये बोलता ये तो कुछ काम के नहीं आ रहा ना, तो मैं इसको फुकट में लेके चल जाता, फुकट ऐसे 0 रुपीज में लेके चल जाता, लेकिन ये वाला क्या होता, भाई सुनना ये काम नहीं आ रहा, फिर भी अपन रद्दी में तो बेच के कुछ ना कुछ तो कमा पाएंगे ना, रद्दी में बेच के कुछ ना कुछ तो कमा पाएंगे ना, रद्दी में बेच के जो कमा पाएंगे उसको अपन बोलते क्या, रीसेल वैल्यू, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। और लास्ट वाला क्या है, अल्टरनेट यूज में जितना काम आने वाला है उतना अपना कॉस्ट लगना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, बोलो तीनों क्लियर है, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे डिटेल वाला। सर चले अभी तक अपन ने 5 टाइप के कॉस्ट पढ़ लिए, 5 टाइप के कॉस्ट, उसके अंदर से ये वाला दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं सर ये 6वां कॉस्ट है और ये 7th कॉस्ट है। अब सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया, सर इंप्यूटेड कॉस्ट मतलब क्या रहता, इंप्यूटेड कॉस्ट और ये वाला जो कॉस्ट है ना वो एकदम टाइम पास कॉस्ट, मतलब देने के लिए दे दिया उन्होंने, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। इनपुट कॉस्ट में आप ना खाली ये वाला लाइन इस्तेमाल कर लो कि अगर मान लो आप सीए में बन गए, आप बिजनेस करने वाले हो, तो आपके घर वालों ने बोल दिया ले भाई 10 लाख रुपए हम तेरे को दे रहे, वो 10 लाख रुपए अगर तुम बाहर से खरीदते थे, 10 लाख रुपए खरीदते थे मतलब बाहर से अगर लोन लेते थे बिजनेस करने के लिए तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता था, वो 10 लाख रुपए तुम बाहर से लेते थे तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता था, दैट्स इट। घर में तुम इंटरेस्ट नहीं दोगे, लेकिन अगर तुम घर वालों से लिए पैसे तुम इंटरेस्ट थोड़ी दोगे, लेकिन अगर तुम वही बैंक से पैसा लेते थे तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता था, तुम जो इंटरेस्ट दे रहे उधर, जो तुम इंटरेस्ट दे रहे उधर मतलब देने वाले थे, दे रहे मतलब जो इंटरेस्ट देने वाले थे, जो इंटरेस्ट तुम देने वाले थे, दैट इज नथिंग बट इंप्यूटेड कॉस्ट। वो क्या बोल रहा, इंटरेस्ट ऑन फंड्स जनरेटेड इंटरनली, पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट, मतलब लगने नहीं वाला है लेकिन लग तो सकता था ना, ये तुमको ऑप्शन मिल गया इसलिए ठीक है, लेकिन लग तो सकता था ना। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने एक फैक्ट्री डालने का सोचा, तो अपने मामा की फैक्ट्री थी तो मामा ने बोला भाई तू ऐसे ही यूज कर ले, अगर मामा की फैक्ट्री है इसलिए अपन ऐसे ही यूज कर रहे तो रेंट नहीं देना पड़ रहा, अपने कॉस्ट में रेंट नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक बात बताओ अगर मामा की फैक्ट्री नहीं रहती थी तो अपने को रेंट तो देना पड़ता था ना, दैट इज नथिंग बट इंप्यूटेड कॉस्ट। मतलब पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड, पेमेंट है, पेमेंट करना है लेकिन अपन एक्चुअल में नहीं कर रहे, लेकिन अपना है बोल के नहीं कर रहे, अगर दूसरे का रहता था तो अपन करते थे, दैट इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट। इज इज क्लियर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मतलब ऑन टाइम पे डिस्काउंट दे दिया, भाई सुनना ये डिस्काउंट ले ले, भाई तू ये ले ले, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जेब से अपन ने बोल दिया कि हाँ चलती ये कर ले, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर इंटेल करंट और नियर फ्यूचर कैश आउटफ्लोस फॉर द डिसीजन एट द एंड, हाथ में मतलब कॉन्ट्रैक्ट थे, ऑन टाइम कॉन्ट्रैक्ट थे, अपन को डिसीजन लेना पड़ा, सच कॉस्ट आर रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एज दिस विल occur in near future. This concept is a short term concept and is used for fixing selling price in recession. ठीक है, अभी मंदी चल रही तो जो प्रोडक्ट है अपना इतने में कोई नहीं लेगा, अपने को सस्ता करना ही पड़ेगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, मेक और बॉय डिसीजन एक्सेट्रा। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड और सेव्ड इफ अ पर्टिकुलर प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेड।
मतलब वो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक जने ने बोला मैं भाई मेरे को है ना अर्जेंट काम है, तो ये जो तेरा रॉ मटेरियल जो तेरा प्रोडक्ट है ना वो 10,000 का प्रोडक्ट है मेरे को, लेकिन 6,000 में दे दे। मैं अगर वो 6,000 में नहीं दूंगा उसको तो मेरे 4,000 रुपये बच जाएंगे। दैट इज नथिंग बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। कभी कभी काम आते, कभी कभी काम आते। इसी के साथ अपना क्या हो गया पूरा कंप्लीट, रिलेवेंट कॉस्ट कंप्लीट हो गया। सर अपन ने 7 रिलेवेंट कॉस्ट देगा सर, 7 रिलेवेंट कॉस्ट देगा। सबसे पहले क्या देगा, डिफरेंशियल कॉस्ट, सेल्स वाला एग्जांपल, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो आपको ऐसा डेफिनेशन ये लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन रिलेवेंट कॉस्ट है तो आपको ये मालूम रहने को ना कि भाई हाँ डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब 7 टाइप की कॉस्ट है, 7 रिलेवेंट है और 4 इरेलेवेंट है। तो 7 इसके अंदर सबसे पहला कॉस्ट क्या है, बोलो बोलो सर। 7 इसके अंदर सबसे पहला कॉस्ट है डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है सर। सेल्स वाला एग्जांपल याद रखेंगे आप सर। सेकंड कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट की, एक यूनिट बढ़ने से कितना कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है सर। थर्ड वाला कॉस्ट है अपना फेवरेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तो ये नहीं लेंगे, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। लेकिन उसके अंदर रिलेवेंट कॉस्ट क्या रहेगा, अभी अपन जितना कमा रहे माइनस उधर कितना कमाते थे, इज इज क्लियर सर। नेक्स्ट कॉस्ट है अपन ने अवॉइडेबल कॉस्ट, कि भाई ये अगर अवॉइड भी कर देंगे तो अपने एफिशिएंसी को अपन हैम्पर नहीं कर रहे, अपन कम नहीं कर रहे, अपना प्रोडक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। अवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में 2 पार्टनर है, ये बोलता फुफेटिया सब लेके जाता, ये बोलता नहीं नहीं भाई सुनना, 3 सिचुएशन है, रेगुलर, नो यूज, अल्टरनेट यूज, ठीक है। उसके ऊपर अपन क्वेश्चन करने वाले। ये हो गए 5 कॉस्ट। सर हमको है ना अवॉइडेबल कॉस्ट याद नहीं रहेगा, याद रहेगा इरिलेवेंट कॉस्ट पढ़ लो, तुमको अवॉइडेबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली याद रहेगा। हमको बाकी सब कॉस्ट याद थे लेकिन अवॉइडेबल कॉस्ट हमारे दिमाग से निकल गया था, याद रहेगा, मैं आपको बता रहा। इरिलेवेंट कॉस्ट हम तो तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा सर। उसके बाद था इंप्यूटेड कॉस्ट, घर वालों से लोन लिया, इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लास्ट वाला, ठीक है। अब इरिलेवेंट कॉस्ट हो जाओ। इरिलेवेंट कॉस्ट में सबसे पहले क्या है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब क्या है, पास्ट कॉस्ट, पुराना कॉस्ट है, इनकर हो गया उससे कुछ फर्क नहीं करने वाला है। पुरानी बात, रात की बात की बोलते हैं ना अपने घर में, रात की बात की छोड़ दे भाई, अभी कुछ होने वाला है कि नहीं, तो रात की बात की इज नथिंग बट संक कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, कमिटेड कॉस्ट। सर कमिटेड कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलूं आपको, कमिटेड कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलूं, जिम। 1 जनवरी को अपन ने, बहुत जनों ने इसके अंदर से क्या कर लिया था, जिम में मेंबरशिप ले ली थी, ठीक है। कुछ लोगों ने तो पर्सनल ट्रेनर भी लगा दिया था। अपन ने उसको बुकिंग कर दिया कि भाई तुमको हम 2,000 रुपए महीना तो देंगे ही देंगे, पर्सनल ट्रेनर को देंगे ही देंगे, कमिट कर दिया कॉस्ट। अब तुम जाओ या मत जाओ, ठीक है, तुम जिम जाओ या मत जाओ, अरे कॉस्ट तो कमिट होगी ना, कॉस्ट कमिट होगी तो वो क्या है, इरिलेवेंट है। अब उसके बाद तुम वॉकिंग पे जाओ, उसके बाद तुम रनिंग पे जाओ, उसके बाद तुम ट्रेकिंग पे जाओ, कोई भी डिसीजन लो, लेकिन क्या है तुम्हारा जो जिम का कॉस्ट है वो तो कमिटेड हो गया, कमिटेड हो गया, समझे क्या। दैट इज नथिंग बट इररिलेवेंट कॉस्ट। सर पहला कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट, पास्ट में जो कॉस्ट इनकर कर दिया था सर, वो हमने मशीन ली थी सर 8,000 की, अभी कुछ काम का है क्या, नहीं है, छोड़ो। सेकंड कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट, हमने वादा कर दिया था कि हम जिम वाले को हर महीने 2,000 रुपए और पर्सनल ट्रेनर को 2,000 देंगे, उसके बाद हम जाओ मत जाओ, क्या है ये, इररिलेवेंट कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट। सर तीसरा क्या है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जो मैंने आपको बोला था कि अनअवॉइडेबल याद रहेगा, इधर अनअवॉइडेबल है उधर अवॉइडेबल है, और इसके ऊपर बच्चे कंफ्यूज होते ही। सर अनअवॉइडेबल कॉस्ट मतलब क्या है मालूम है क्या, कि अगर अपन 2 अल्टरनेटिव ले रहे हैं, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, ठीक है, तो आप समझ लो शादी चल रही, ठीक है, शादी में, अब शादी में है ना, शादी में जो अपने फूफा रहते, फूफा, अब फूफा को 11,000 का लिफाफा देना है, दोनों जगह 11,000 का लिफाफा देना है, तो ये तो कैसे भी देना है, फूफा जी अच्छी से रहो, फूफा जी नाराज रहो, अपने को 11,000 रुपए देना ही है उनको, दैट इज नथिंग बट अनअवॉइडेबल। तो ये क्या है, अपने डिसीजन को हम रिलेवेंट मतलब अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे, अपने को दोनों अल्टरनेटिव में, वो अच्छी से रहो वो अच्छी से नहीं रहो, अपने को 11,000 रुपए देना ही है उनको, दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्या है ये, अपन इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए ये रिलेवेंट नहीं है। आप समझ रहे क्या, नहीं सर रिलेवेंट देना, अपन 11,000 रुपए देने वाले। मुझे एक बात बताओ, वो अच्छी से रहे तो भी 11 देना है, वो अच्छे से नहीं रहे तो भी 11 देना है, मतलब क्या है, तुम ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो, तुमको वो कॉस्ट लगनी ही है, समझ रहे, वो कॉस्ट लगनी ही है, दैट इज नथिंग बट अनअवॉइडेबल कॉस्ट। और लास्ट में अब्जॉर्ब कॉस्ट, जो अपन बचपन से देखते आ रहे कि भाई अब्जॉर्ब कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट आर अब्जॉर्ब बाय द प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब वो कॉस्ट को लगती नहीं, लेकिन वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो लोग हर जगह डाल देते ना कि ये फिक्स कॉस्ट का इतना पोर्शन तुम्हारे पास आने वाला है, फिक्स कॉस्ट का इतना पोर्शन तुम्हारे पास आने वाला है, समझ रहे क्या। Absorbed by the product or service, absorbed fixed cost which do not change due to increase or decrease in activity is irrelevant for decision making। मतलब क्या है कि तुम एक प्रोडक्ट बनाओ या 10 प्रोडक्ट बनाओ, तुमको वो देना ही है, तुमको वो उसके ऊपर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगनी है तो लगनी है, लेकिन कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी रह सकती है, कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी रह सकती है, लेकिन स्पेसिफिक है कि मतलब तुम ये प्रोडक्ट बना रहे इसलिए फिक्स कॉस्ट लग रही, तो वो क्या हो गया, वो फिर इररिलेवेंट नहीं है, वो रिलेवेंट है, ठीक है।
तुम ये प्रोडक्ट बना रहे इसलिए एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रही, क्या लग रही? एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रही, दैट इज नथिंग बट रिलेवेंट मेकिंग। फिक्स कॉस्ट आर स्पेसिफिक, अगर कोई फिक्स कॉस्ट स्पेसिफिक इसके लिए लग रही तो वो क्या है? बोलो वो क्या है? इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट सर 7 कॉस्ट हो गया, रिलेवेंट कॉस्ट का पूरा चैप्टर हो गया, जितना थियरी मेरे को बताना था अपन ने बता दिया। सर टोटल कॉस्ट बहुत सारे रहते, सर बहुत सारे मतलब 11 रहते। सर 11 में से रिलेवेंट कॉस्ट कितने हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट कितने बताओ? सर 11 में से 7 रिलेवेंट है और 4 इररिलेवेंट है। सर 7 रिलेवेंट कौन से है फटाफट? सबसे पहला क्या है सर? डिफरेंशियल कॉस्ट। सर दूसरा क्या है सर? बोलो, फर्स्ट वाला क्या हो गया? डिफरेंशियल कॉस्ट। दूसरा क्या है सर? इंक्रीमेंटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है सर। तीसरा क्या है? एग्जाम्पल्स याद रखो, तीसरा कौन सा कॉस्ट है? बोलो 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 सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा क्या? हाँ अमित शाह जी, इसको याद रखने का और एक तरीका, अमित शाह जी में अपन ने बोला था कि 3 ऑप्शन है उसके पास, तो ये तीसरे पे आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तुम भूलोगे नहीं, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर फोर्थ वाला हम भूलने वाले थे लेकिन हमको याद रहेगा अब, अवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि इधर आ जाएगा अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है? अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो अपन ने बहुत इसको डिस्कस किया था दोनों पार्टनर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है? फिर सिक्स्थ वाला इंप्यूटेड कॉस्ट और सेवंथ वाला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सर यहाँ पर संक कॉस्ट जो पुराना इनकर हो गया। सर तीसरा क्या है इधर? पहला था संक कॉस्ट, दूसरा था अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सर वो जिम वाला एग्जांपल, कमिटेड कॉस्ट, उनको तो इतना देना ही है, कमिटेड है। कमिटेड कॉस्ट अपन ने बोल दिया, अपन ने मेंबरशिप ले ली कि हम हर महीने 2000 देंगे, कमिटेड कॉस्ट है वो। और लास्ट वाला क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉस्ट। इसी के साथ अपना रिलेवेंट कॉस्ट का जितना भी थियरी वाला पार्ट था मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। आई होप अपन ने बहुत अच्छे से लिया। चलो आ जाओ एक तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, जिससे आपका रिलेवेंट कॉस्ट और तगड़ा हो जाएगा। सर टिप टॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। सर ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, कहां पर है? यस ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन डिटेल में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि भाई ये रिलेवेंट कॉस्ट है, इररिलेवेंट कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है। दिस क्लियर? आप लोग भी ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन निकाल लो आपकी बुक्स में से, 2 मिनट का मतलब 1 मिनट का टाइम दे रहा मैं आपको, फटाफट ये क्वेश्चन निकाल लो आपकी बुक्स में, फटाफट निकाल लो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में अपन जो पूरा का पूरा जो अपन ने रिलेवेंट कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट पढ़ा, इस ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर अपने को डिटेल में समझ में आ जाएगा, डिटेल्ड जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तीनों है अलग अलग, वो तीनों की तीनों रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पर सीखने मिलेगा। इररिलेवेंट कॉस्ट का क्रक्स मिलेगा, रिलेवेंट कॉस्ट का क्रक्स मिलेगा। डन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन है, मैं मेरे क्वेश्चन बैंक से करा रहा क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन प्रिंटेड है, ठीक है? तो अपने को सिर्फ अपन पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे और सॉल्यूशन मैं आपको इधर से दिखा दूंगा। मेरे क्वेश्चन बैंक में मैं बच्चों को भी जो क्वेश्चन बैंक देता हूँ ना, उसके अंदर सॉल्व रहते हैं पूरे के पूरे आंसर्स के साथ। क्लास में तो हम पूरा का पूरा करते ही है सॉल्यूशन, क्लास में तो हम पूरा का पूरा सॉल्व करते ही है, लेकिन इंस्टेड पूरा सॉल्यूशन लिख के भी रहता, क्लास में कभी रह जाए या फास्ट टैग में अगर तुमको फास्ट खाली समझने का है तो सिर्फ समझ लो, आंसर्स ऑलरेडी लिख के है, ठीक है? तो अपन इसके मतलब पूरे के पूरे रिवीजन लेक्चर्स में अपन क्वेश्चन बैंक का ही यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन बैंक का ही पूरा यूज करेंगे, वो भी सॉल्व क्वेश्चन बैंक। सर चालू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते एक एक चीज को डिस्कस करेंगे आराम से। इन 3 2 1 गो। आ जाओ। टिपटॉप टेक्सटाइल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ फैशन फैब्रिक्स, बहुत सारे वो फैशन फैब्रिक्स बनाता। सर ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप लोग निकाल लिए होंगे अभी तक, आई होप। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू ऐड अ फर्दर प्रोडक्ट सुपर्ब टू द रेंज। अपन ने बेसिक्स जब अपन थियरी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि ऐड और डिलीट अ प्रोडक्ट के अंदर वो था कि भाई रिलेवेंट कॉस्टिंग का अप्लाई कर सकते, तो इसने क्लियरली बोल दिया ऐड करने का अपने को। अ मार्केट रिसर्च सर्वे रिसेंटली अंडरटेकन अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000 सजेस्ट दैट द डिमांड ऑफ अ सुपर्ब, क्या बोल रहा था, देखो एक मार्केट रिसर्च अपन ने लिया था जो 50,000 रुपये लगे अपने को, सजेस्ट दैट द डिमांड ऑफ द सुपर्ब विल लास्ट ओनली फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग विच 50,000 यूनिट्स वुड बी सोल्ड एट सेलिंग प्राइस 25 रुपये पर यूनिट, ठीक है? इधर तक अपने को सब क्लियर है। क्वेश्चन में देखो हर एक रिलेवेंट कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या, हर एक जा पैसा लग रहा अपना, जा पैसा, वो मारवाड़ी में कहावत है ना, पीसा की बात को नहीं, पीसा की बात है, पीसा की। तो पीसा मतलब ये बताओ, ये जो 50,000 रुपये लगे ये कौन सा कॉस्ट है? हर एक पैसा, जहां भी पैसा दिख रहा ना वहां पर अपने को डिस्कस करना है कि रिलेवेंट कॉस्ट है या इररिलेवेंट कॉस्ट है। सर बार बार आपके दिमाग में वो हैम्पर रहने को ना कि भाई इररिलेवेंट कॉस्ट तो 4 ही है, अगर ये 4 नहीं है तो ये रिलेवेंट है। सर इररिलेवेंट कॉस्ट में पास्ट कॉस्ट जो पुराना इनकर हो गया, अब मैं डिसीजन यस करूं नो करूं कुछ फर्क नहीं करने वाला है वो। उसके बाद बोलो सर, उसके बाद
कमिटेड कॉस्ट, जिम 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 लगा लिया अपन ने, कमिटेड कॉस्ट। फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जो अपन अवॉइड कर ही नहीं सकते, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। और चौथा क्या है? अब्सॉर्ब कॉस्ट। ठीक है, ये 4 कॉस्ट अगर नहीं है वो, इसका मतलब क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट है। तो सर यहाँ पर देखो, ये जो 50,000 है, 50,000 सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट कर रहा है कि डिमांड विल लास्ट ओनली फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग विच 50,000 यूनिट्स कुड बी सोल्ड। ये तो 50,000 का अपन ने क्या किया? रिसर्च कराया था, जिससे अपने को समझा कि सुपर्ब लगने वाला है। ये तो रिलेवेंट है, रिसर्च नहीं करेंगे तो अपने को कैसे समझेंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 50,000 से अपन ने क्या किया था? 50,000 से अपन ने किया क्या था? सर 50,000 से अपन ने ये किया था कि अपन ने देखा था कि सुपर्ब चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। उसके बाद तो अपना डिसीजन है ना, सुपर्ब लॉन्च करना है या नहीं लॉन्च करना है। हाँ सर, तो वो 50,000 से कुछ मतलब ये कौन सी कॉस्ट होगी? पास्ट कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, सुपर्ब को लॉन्च करना है या नहीं लॉन्च करना है, अब वो 50,000 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज इररिलेवेंट, पास्ट कॉस्ट है, उस पर कुछ फर्क नहीं करने वाला है। तो ये जो कॉस्ट है 50,000 की, वो क्या है? बोलो, वो क्या है? वो इररिलेवेंट कॉस्ट है। दैट इज नथिंग बट वो संक कॉस्ट है। सर हर एक कॉस्ट के ऊपर आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते ना, पेंसिल से लिख लिया करो। क्योंकि सर अपन जब टोटल निकालेंगे ना आंसर, उसके अंदर अपने को ये नहीं देना है, उसके अंदर अपने को नहीं देना रहेगा, इसके अंदर पास्ट कॉस्ट में नील लिखना पड़ेगा, लेकिन उसका नोट में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन 14 मार्क के लिए आ गया, ये 14 मार्क में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से एक हाथ पार्ट को कम करके 7 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो 7 मार्क के लिए भी पूछे ना, तो देखो आपके सामने वाला बंदा भी अगर सेम आंसर लिखा और आपने भी सेम लिखा, तो उसको इंप्रेस कैसे करोगे? ठीक है, इंप्रेस करने के लिए द परफेक्ट थिंग इज वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स डालने का। तो ये जो है, तो अपन क्या बोलना, 50,000 बीइंग अ पास्ट कॉस्ट इज इररिलेवेंट, बीइंग अ पास्ट कॉस्ट और सम कॉस्ट इज इररिलेवेंट, हेंस वी विल नॉट कंसीडर दिस इन द डिसीजन मेकिंग। इतना तुमने वर्किंग नोट में लाइन लिखना है, तो वो बंदा इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर पहला ये हो गया। उसके बाद सर 50,000 यूनिट्स बेचने वाले हैं 25 रुपए के भाव से। तो ये प्राइस है, ये यूनिट्स और ये प्राइस, ये पैसा नहीं है। मैं तो जा नंबर दिए वहां मत शुरू हो जाना कि नहीं नहीं सर ये पैसा है, बताओ रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। अरे भाई वो यूनिट्स और पैसा है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सुपर्ब कुड टेक इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर महीने नॉर्मली बिकेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि कोई मतलब आइसक्रीम के जैसा नहीं है, आइसक्रीम के जैसा कि समर में बहुत बिक जाएंगी और विंटर में नहीं बिकेंगी, ऐसा नहीं है। इवनली थ्रू आउट द ईयर मतलब 12 महीने सेम बिकने वाला है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सुपर्ब। सर कॉस्ट में सबसे पहला क्या है? रॉ मटेरियल है सर, सबसे पहला रॉ मटेरियल कॉस्ट। बहुत मजा आएगा, सुनो सर। रॉ मटेरियल का क्या बोल रहा है? देखो, ईच सुपर्ब कुड रिक्वायर 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, पॉश, फ्लैश और स्प्लैश। पॉश, फ्लैश और स्प्लैश। ठीक है, पॉश, फ्लैश और स्प्लैश, 3 रॉ मटेरियल है। इसका क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, कॉमा करंट स्टॉक लेवल, क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड है, कॉमा करंट स्टॉक लेवल एंड कॉस्ट ऑफ ईच रॉ मटेरियल आर शोन बिलो, नीचे दिया है। देखो, मीटर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ सुप, ये दिया, करंट स्टॉक कितना है ये दे दिया, और ये कॉस्ट दे दिया। ठीक है सर, कॉस्ट। अब देखो तीनों के बारे में कितना अपने को एक सुपर्ब में लगेगा वो दे दिया, सुपर्ब में कितना लगेगा वो दे दिया, एक सुपर्ब में। ठीक है, एक सुपर्ब में कितना लगेगा दे दिया, करंट स्टॉक दे दिया, अपने पास गोडाउन में कितना है, और इसका कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट कुछ काम का है क्या? बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट कुछ काम का है क्या? सर ओरिजिनल कॉस्ट मतलब अपन ने पहले जब परचेस किया होगा। नहीं सर, पहले जब परचेस किया वो तो कॉस्ट क्या हो गई? बोलो, वो कुछ काम की नहीं है, वो क्या है? पास्ट कॉस्ट है। इट इज नथिंग बट पास्ट कॉस्ट, दैट इज संक कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट तो हम सर कोई भी एंगल पे लेंगे नहीं, क्योंकि सर अगर आपको याद है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में अपन ने 3 चीजें पढ़े थे, वो 2 भाई बात करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 3 चीजें, ये क्या बोलता है? ये तो रेगुलर यूज वाला है, तो रेगुलर यूज वाला है तो मार्केट प्राइस वाला कॉस्ट, बराबर ना? रेगुलर यूज वाला प्रोडक्ट है तो मार्केट साइज वाला कॉस्ट। उसके बाद ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो भी काम करनी है, तो भाई सर अल्टरनेट यूज है क्या? नहीं है, तो फिर रीसेल वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट को अपन देखते नहीं, रीसेल वैल्यू। और सर लास्ट कॉस्ट अगर अल्टरनेटिव यूज है तो वो ऐसा बोल देंगे अल्टरनेटिव ये यूज, वो वहां लगा लेंगे जिससे अपने को 15,000 रुपये बच जाएंगे, तो अपन अल्टरनेटिव यूज वो रहेगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कहीं भी अपन ओरिजिनल कॉस्ट तो लेते नहीं, तो ओरिजिनल कॉस्ट अपन ने पहले ही काट दिया। क्लियर? इसके अलावा क्या बोल रहा? पॉश इज यूज रेगुलरली, ओ माई गॉड, क्लियरली दे दिया। पॉश क्या यूज कर रहा? देखो, पॉस्ट इज यूज रेगुलरली बाय द कंपनी एंड स्टॉक्स आर रिप्लेस्ड एज दे आर यूज, खुद ही बोल दिया। अब मुझे बताओ, पॉश एक सुपर्ब के लिए एक पॉस्ट रिक्वायर्ड है, तो सर टोटल सुपर्ब कितने बना रहे अपन? 50,000 सुपर्ब बना रहे। कितने बना रहे? 50,000 सुपर्ब बना रहे। इसलिए देखिए आप, मैंने ऊपर के छोटी छोटी डिटेल्स को मैं हाईलाइट करते आ रहा। ऊपर 50,000 ये बना रहे। अब मुझे एक बात बताओ, 50,000 अगर सुपर्ब बना रहे, 50,000 सुपर्ब बना रहे, तो मुझे बस इतना बताओ कि पॉश कितना रिक्वायर्ड रहेगा, स्प्लैश कितना रिक्वायर्ड रहेगा, फ्लैश कितना रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, बताओ सर, हम आपको कैसे बताएंगे? अरे आप बोलो, मैं सुन लूंगा उधर से, आप बोलो तो सही।
बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, मैं सुन लूंगा, बोलो। सर देखो 50,000 रिक्वायर्ड है, और इधर क्लियरली बोल दिया मीटर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए एक पोस्ट लगता, तो 50,000 के लिए 50,000 पोस्ट लगेगा। तो एक यूनिट के लिए दो, एक पर यूनिट ऑफ सुपर, एक यूनिट सुपर के लिए फ्लैश दो लगता, तो टोटल 50,000 के लिए कितना लगेगा? 50,000 इंटू दो, 1 लाख, बराबर ना? 50,000 इंटू दो, 1 लाख लगेगा। हाँ सर। 0.5 स्प्लैश लगता, तो 50,000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 25,000। एक एक यूनिट सुपर के लिए 0.5 लगता, तो 50,000 के लिए कितना लगेगा? आधा, 25,000। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, हमको ये समझ गया। नेक्स्ट, पॉश बोल दिया रेगुलरली यूज, तो रेगुलरली यूज मतलब अपन कौन सा लेंगे बताओ? पॉश जो 50,000 है, मुझे एक बात बताओ, करंट स्टॉक में कुछ 1 लाख यूनिट्स है, तो उसका कुछ काम का है क्या? नहीं। रेगुलरली यूज मतलब कि अपने को तो करंट मार्केट प्राइस से खरीद के लेके आना है, तो करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू लेंगे क्या? नहीं। या करंट रीसेल वैल्यू लेंगे क्या? बोलो कौन सा लेंगे? करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू लेंगे या करंट रीसेल वैल्यू लेंगे? सर रीसेल वैल्यू तो नहीं लेंगे। रीसेल वैल्यू कब लेते सर? जब अपने को ये कुछ काम करनी है, अपन स्क्रैप करना है, स्क्रैप करना है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे ना। उधर अपने को वर्ड मार्केट कॉस्ट नहीं दिया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या है? मार्केट से रिप्लेस कर रहे, क्या समझे क्या? उसने अपने को रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया, उसने मार्केट कॉस्ट नहीं दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए। तो अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब ये नहीं समझना कि अरे भाई मार्केट में अपने को रिप्लेस करना है क्या? अरे मार्केट में रिप्लेस करना है मतलब क्या है कि मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट रिप्लेस करने जाएंगे, दैट इज खरीदने जाएंगे, तो कितना लगेगा? 2.5। सर ये 50,000 के लिए अपन कौन सा रेट यूज करेंगे? 2.5 रेट यूज करेंगे। बोलो सर 50,000 इंटू 2.5 करेंगे क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर। सर नेक्स्ट, जैसी पॉश हुआ, द करंट स्टॉक ऑफ फ्लैश, अब फ्लैश की बात कर रही है, पॉश हो गया, फ्लैश की बात कर रहा। फ्लैश इज द रिजल्ट ऑफ ओवर बाइंग, आप समझ रहे क्या? फ्लैश जो है, फ्लैश इज द ओवर बाइंग ऑफ एन अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने पहले कॉन्ट्रैक्ट में अर्ली बाई कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। द मटेरियल इज नॉट यूज रेगुलरली बाई टिपटॉप टेक्सटाइल्स एंड एनी स्टॉक दैट वाज नॉट यूज टू मैन्युफैक्चर सप्लाई वुड बी सोल्ड, वुड बी सोल्ड, मतलब ये सेकंड वाला कंडीशन, स्क्रैप के जैसा बेच दो, स्क्रैप के जैसा बेच दो। सर अल्टरनेटिव यूज बोला गया, जब तक बोला नहीं अपन क्यों, जब तक बोला नहीं अपन क्यों कुछ समझना? इज इज क्लियर? तो सर जो फ्लैश वाला है, फ्लैश वाला ये वाला है सर, फ्लैश वाला। पॉश का तो क्लियर हो गया था, फ्लैश वाला जो रहेगा बताओ। अब सुनो, 2 लाख है, उसमें से 1 लाख यूनिट्स, मतलब 1 लाख यूनिट्स है, उसमें से करंट स्टॉक 60,000 है। करंट स्टॉक कितना है? 60,000। तो ये जो 60,000 अपने पास गोडाउन में है, उसको कौन से रेट पे लेंगे? सर अपन सोल्ड करने वाले, मतलब रीसेल वैल्यू, मतलब रीसेल वैल्यू। तो सर पूरा का पूरा 1 लाख ले लेंगे क्या? नहीं भाई, बेचने के लिए तुम्हारे पास स्टॉक में 60,000 है, स्टॉक में 60,000 है ना मेरे भाई, देखो ना भाई। अरे ये क्या लिख के, करंट स्टॉक में 60,000 है ना, लेकिन अपने को चाहिए कितने? 1 लाख चाहिए। ओ, तो घाई घाई में क्या होता, अपन 1 लाख को रीसेल वैल्यू 1.1 से कर देते, लेकिन 1 लाख अपने गोडाउन में है ही नहीं। अपने गोडाउन में कितने हैं? 60,000 ही है। तो सर आप ऐसा बोल रहे कि 60,000 जो अपने गोडाउन में है वो रीसेल वैल्यू 1.1 से, उसके अलावा जो 40,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, जो 40,000 एक्स्ट्रा लगेंगे उसको 2.8 के रेट से, क्योंकि मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना भाई, वो तो समझ रहे क्या? जितना अपने पास एक्स्ट्रा है, जितना अपने पास एक्स्ट्रा है वो अपन रीसेल वैल्यू पे खरीद रहे, रीसेल वैल्यू पे बेच रहे 1.1, और जो नहीं है उसको अपन क्या खरीद रहे? 2.8 रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। बोलो क्लियर? परफेक्ट। क्योंकि सर मुझे एक बात बताओ, एक्स्ट्रा के जो 40,000 है ही नहीं, उसका क्या करेंगे बताओ? उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे। सर आप अचार बहुत डालते हैं, मारवाड़ी आदमी हो ना। क्लियर? सॉर्टेड? मज्जा नहीं लाइफ, समझा बिडू? बोलो समझा क्या? यस सर। तो सर 60,000 क्रैप सोल्ड करना है, तो 60,000 हमने सोल्ड किया रीसेल वैल्यू पे, ठीक है। पर लेकिन सर फ्लैश हमको 1 लाख चाहिए था, तो एक्स्ट्रा 40,000 कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर? डन। सर नेक्स्ट, स्प्लैश का क्या बोला? द कंपनी डज नॉट कैरी एनी स्टॉक ऑफ स्प्लैश एंड द यूनिट्स वुड बी रिक्वायर्ड स्पेशली परचेज। अरे स्प्लैश वो रखता ही नहीं, बोले तो जो भी रहेगा वो खरीदना पड़ेगा। तो सर 25,000 को क्या करना पड़ेगा? 5 रुपये से खरीदना ही पड़ेगा ना, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो बताओ रॉ मटेरियल का सब क्लियर हो गया क्या? उसके बाद यहाँ पर लेबर का चालू हो रहा, उसके बाद यहाँ पर लेबर का चालू हो रहा, लेबर का अपन करेंगे, लेकिन रॉ मटेरियल का सब क्लियर हो गया क्या? तो आ जाओ एक बार सोल्यूशन देखते क्या। सर सोल्यूशन देखो, मार्केट सर्वे कॉस्ट इज अ संक कॉस्ट एंड नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो अपन ने देख लिया था। रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल पॉश यूज करेंगे 50,000 इंटू 2.5, बताओ अपन ने यही सोचा था, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, 50,000 इंटू 2.5, क्लियर? अपन ने यही सोचा था 50,000 इंटू 2.5, 50,000 इंटू 2.5 कितना होता? आप देख लो, 50,000 इंटू 2.5 कितना होता? 1,25,000, वो 1,25,000 ही है।
बताओ 1,25,000 ही है। यस सर। सर फ्लैश का था 60,000 1.1 के रेट से और 40,000 2.8 के रेट से। क्लियर है क्या? बोलो 60,000 1.1 के रेट से किधर गया? बताओ किधर गया? 60,000 जो था वो 1.1 के रेट से, क्योंकि 60,000 अपने को बेचना था और 40,000 जो अपने पास नहीं है उसको क्या करना था? रिप्लेसमेंट वैल्यू। इज दिस क्लियर? तो 60,000 और 40,000, 60,000 40,000। क्लियर? मजा नहीं लाइफ वीडियो। लास्ट वाला क्या था? 25,000 उस फ्लैश खरीदेंगे 5 रुपए के भाव से। इतना बताओ 25,000 ये खरीदेंगे इसके भाव से 25,000 इंटू 5, 25,000 इंटू 5। क्लियर है क्या? सर अब अपन ने जो ये वाला किया उन्होंने भी उधर ही वर्किंग नोट में किया और उसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। इज दिस क्लियर? वर्किंग नोट्स आप लोग देख सकते हैं। आपकी वर्किंग नोट कैसे क्या बनाना है? देखो फॉर्मेटिंग में ना, आप फाइनल लेवल पे हो, आप इतना एक चीज को समझो, फॉर्मेटिंग के मार्क्स नहीं कटेंगे आपके अगर आपका फाइनल आंसर सही आया ना। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप कि मटेरियल का डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया, नहीं, आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि 1 लाख इंटू 50,000, 2 इंटू 50,000, 0.5 इंटू 50,000 दिस। फिर उसकी वजह से इसमें रेट क्यों ये ले रहे, अपने को थोड़ा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रेगुलर यूज का है तो अपन करंट मार्केट से लेंगे, क्योंकि ये कोई अल्टरनेट यूज का नहीं है। खुद ही इंस्टीट्यूट बोल रहे क्वेश्चन में कि सोल्ड कर दो, तो हम सोल्ड कर देंगे जितने यूनिट्स अपने पास है और जो बाकी यूनिट्स अपन उसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से बाई करेंगे। और ये वाले गुड्स तो है ही नहीं तो अपने को बाई करना पड़ेगा। इज क्लियर? बोलो मज्जानी लाइफ डन। मजा आया? सर ये तो मटेरियल हुआ, ये तो लेबर में तो इससे ज्यादा मजा आएगा। लेबर इज माय फेवरेट, मतलब ये क्वेश्चन में लेबर इज माय फेवरेट पार्ट। फिर मशीनरी और ओवरहेड एकदम टाइम पास है, मशीनरी और ओवरहेड सेम टाइम पास है। अगर आपने लेबर सुन लिया ना, लेबर अगर जम गया तो फिर तो और कुछ भी नहीं है। आ जाओ सर। सर लेबर दिख के क्यों दिख रहा है? देखो जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, मतलब लोग ऐसे, मैं और एकत्वम की पूरी टीम जानबूझ के जैसे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया ना वैसे ही देते हम। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा शॉर्ट करके दे सकता था आपको, क्यों बुक पूरी इतना शॉर्ट की करने में क्या जा रहा था? मैं एक लाइन स्पेस चाहूँ तो मैं दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा चाहता कि जैसा इंस्टीट्यूट एग्जाम में दे वैसे ही आपको क्लास में महसूस हो कि नहीं भाई ऐसी इतना ही कियोस, इतना ही कचकच मिलने वाला है। इतना ही जब कचकच मिलने वाला है तो मेरे को ये पढ़ने की आदत रहने को ना। क्लियर? चलो आ जाओ। अब इसके अंदर अपन कलर विच कलर डू यू वांट कर लेंगे। सर स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ईच सुपर वुड रिक्वायर ए क्वार्टर। क्वार्टर समझ रहे ना आप? क्वार्टर मतलब 1/4। क्वार्टर फाइनल वाले बच्चे क्वार्टर का मतलब इधर उधर तो समझेंगे तुम लोग। तो सुपर के लिए क्या निकलेगा? क्वार्टर ऑफ एन आवर ऑफ स्किल्ड लेबर। तो सर 1 घंटे का क्वार्टर, सर हमको तो क्वार्टर मालूम ही नहीं, हम तो लेते नहीं सर, हम बहुत अच्छे बच्चे। सर क्वार्टर मतलब कितना होता? 25%। 25% होता क्वार्टर। तो सर ये क्या होता? बोलो सर। हमको तो 30 ml लग रहा था। अरे पैसा होगा तुम्हारा। 25% ऑफ एन आवर। सर ऑफ एन आवर मतलब बोलो बोलो। अभी स्नेहा मैम नहीं तो स्नेहा मैम मेरे को टोक देते थे, वो प्रणय आवर नहीं होता, वो आवर होता। हावर नहीं होता, मतलब वो इंग्लिश एकदम ICSC वाले वो लोग, ठीक है स्नेहा मैम, तो वो मेरे को ऐसा सुधारते रहते। अभी छोड़ो इधर आओ। 25% ऑफ 60 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स रहते हैं। तो सर 25% ऑफ 60 मिनट्स इज नथिंग बट, बोलो 60 इंटू 25% इज नथिंग बट 15 मिनट। 15 मिनट लगेंगे किसके? 15 मिनट किसके लगेंगे? बोलो स्किल्ड लेबर के लगेंगे, स्किल्ड लेबर के। अच्छा मतलब आप और मैं, ठीक है, अपन क्या है, आप सी में बनने का क्या होंगे? स्किल्ड, लेकिन रहेंगे तो लेबर ना अपन। कहीं भी काम कर रहे तो नहीं सर हम खुद का धंधा करेंगे। बहुत बढ़िया। जो खुद का बिजनेस करने की ताकत रखता, सोच रखता, मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। मैं भी जॉब नहीं किया, मैं भी टीचिंग कर रहा, खुद का कर रहा। 90% मतलब घर पे थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ओके है तो 1-2 साल जॉब कर लो, बाकी इतना दिमाग में पहले दिन से क्लियर रखो कि अपने को खुद का धंधा सेट करना है, अपने को खुद का धंधा सेट करना है, ठीक है। अपने को स्किल्ड लेबर नहीं बनना है, ठीक है। अपने को स्किल्ड लोगों को अपने अंडर रखना है। आ जाओ सर। ईच सुपर, देखो ईच सुपर मतलब एक सुपर को 15 मिनट के स्किल्ड लेबर लगता है, ठीक है सर। एंड 2 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर एट द रेट 20%, 20 रुपीज पर आवर फॉर एन अनस्किल्ड लेबर। तो सर स्किल्ड लेबर का समझ गया 15 मिनट लगता। अनस्किल्ड लेबर को इसने क्या बोला बताओ? अनस्किल्ड लेबर को इसने क्या बोला? सर किधर गया? अनस्किल्ड लेबर 2 घंटे के अनस्किल्ड लेबर रखते 20 रुपए पर आवर के हिसाब से। सर 1 सेकंड सर, अनस्किल्ड लेबर का इन्होंने रेट दे दिया, स्किल्ड लेबर का रेट ही नहीं दिया। ध्यान में नहीं है? स्किल्ड लेबर देखो, स्किल्ड लेबर को बोला कि 15 मिनट का स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर कितने घंटे का चाहिए? 2 घंटे का चाहिए। उसका रेट भी दे दिया, लेकिन स्किल्ड लेबर का क्या दिया? रेट नहीं दिया। इज दिस क्लियर? ठीक है सर। तो स्किल्ड लेबर का रेट निकालना है, अपने दिमाग में रखना है वो कॉन्स्टेंट। ये आप जब मार्किंग करते करते चलते ना तो समझ में आता है कि, क्योंकि देखो ना इतने बड़े क्वेश्चन में, अरे यार फिर तो इतने बड़े क्वेश्चन में अगर अपन मार्क करते हुए नहीं चलेंगे तो अपन भटक जाएंगे। इन एडिशन, इसके अलावा 1 फोरमैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डिवोट ऑल हिज वर्किंग टाइम फॉर 1 ईयर इन सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सुपर। मतलब एक फोरमैन की जरूरत है जो फुल टाइम रहेगा अपने पास।
ही इज करंटली पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ 1,50,000। अभी उसको 1.5 लाख रुपये अपन दे रहे सर, ठीक है ठीक है सर, दे रहे 1.5 लाख रुपये, तो देना ही पड़ेगा, पैसा पैसा तो देना पड़ेगा। टिपटॉप टेक्सटाइल्स इज करंटली फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर। ओ माय गॉड, उनके पास क्या है, स्किल्ड लेबर की कमी है, क्लियरली बोल रहा ना, स्किल्ड लेबर, वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्किल्ड लेबर। द स्किल्ड वर्कर्स needed to manufacture Superb would be transferred from another job on which they are earning a contribution of this comprising sales revenue of 40 less skilled labor wages of 30, 40 minus 30 10 and other variable cost इतना 10 minus 5.5 4.5 4.5 रुपीज। इज दिस क्लियर सर? ये क्या बोला सर, ये बहुत गहरी बात बोल दी ने। इसने क्या बोला, स्किल्ड लेबर मिलने में तकलीफ जा रही, तो स्किल्ड लेबर कहाँ से लेंगे, इधर से लेके इधर तक, बहुत अच्छा पॉइंट है। वो क्या हो रहा, स्किल्ड लेबर मिलने में तकलीफ जारी, इसलिए जो दूसरे काम पे बंदे हैं उधर से अपन उसको उठा के लेके आ रहे। सर वो दूसरे काम में वो कुछ कमा रहा था तो अपने को वो भी देना पड़ेगा, सीधी बात है ना। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये रिलेवेंट कॉस्ट में नहीं है, ये अदर चैप्टर्स में, इसलिए कॉस्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं। क्यों कॉस्टिंग पूरा सीखना जरूरी है, क्योंकि ये रिलेवेंट कॉस्ट का चीज नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग अंडर अल्टरनेटिव चॉइसेस का क्वेश्चन है। चॉइसेस का मतलब वो है चीज कि भाई अगर कई मतलब आप समझो ना, अपॉर्चुनिटी लॉस स्टोरी, काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस से कंपेयर कर सकते हैं इसको, कि जो स्किल्ड लेबर उधर रह के 4.5 कमा रहे थे, तो अपन ने क्या बोला, भाई तू सुन, इधर आ जा, तू मेरे पास काम कर, क्योंकि मेरे पास स्किल्ड लेबर चाहिए, मेरे पास स्किल्ड लेबर की कमी है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं स्किल्ड लेबर के तो पैसे उसको दूंगा ही, प्लस मैं उसको वो 4.5 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं दूंगा क्या? सर देना ही पड़ेगा। अरे क्योंकि आप इधर लेके आ रहे, उसकी वजह से कुछ बना रहे, आप इधर लेके आ रहे तो उधर 4.50 का लॉस हो रहा ना। हाँ क्या हो रहा, देखो ये क्लियरली बोल रहा, वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर जॉब। वो अनदर जॉब पे वो 4.5 रुपए पर लेबर आवर कमा रहे थे, तो अगर तुम उधर से मंगा रहे थे तुमको 4.5 रुपए तो उसको देना पड़ेगा ना भाई। क्लियर ना, सिंपल सी बात है, एकदम बेसिक सी बात है कि अगर अपन किसी के कोई चलता हुआ प्रॉफिटेबल बिजनेस है उधर से अपन लेके आ रहे, तो वो क्या बोलेंगे, भाई ठीक है तो मेरे बंदे लेके जा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जितना कमा रहा 4.5 रुपए लेबर आवर, तो मेरे को तो वो देना पड़ेगा ना, देना ही पड़ेगा। तो अपने को ये 4.5 रुपीज पर लेबर आवर देना पड़ेगा, सॉरी 4.5 लेबर पर आवर, ठीक है सर, इधर तक क्लियर। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय एडिशनल स्किल्ड लेबर ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। अपने पास स्किल्ड लेबर और नहीं रहने वाले, ये बोल रहा। If Superb are not manufactured, the company expects to have available 2 lakh surplus unskilled labor during the coming year। ये क्या हो रहा है, if Superb or not manufactured, सुपर अगर मैन्युफैक्चर नहीं करे, the company expects to have 2 lakh surplus unskilled labor। मतलब वो क्या हो रहा, आप समझो क्वेश्चन को, कि अगर Superb हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया तो कंपनी के पास 2 लाख सरप्लस अनस्किल्ड लेबर है। अब क्या हो रहा, बिकॉज द कंपनी इंटेंड्स टू एक्सपैंड इन द फ्यूचर, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ एन अनस्किल्ड लेबर इन द फोर्सेबल फ्यूचर। मतलब इनको टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर का जो कॉस्ट है, ये जो 15 मिनट के अपन जो उसको, अनस्किल्ड नहीं 15 मिनट नहीं है, जो 2 घंटे के अपन जो उसको 60 रुपए देने वाले हैं, जो 2 घंटे के अपन उसको जो 60 रुपए देने वाले हैं, बताओ ये जो 2 घंटे के अपन उसको 60 नहीं सॉरी 20 रुपए देने वाले हैं, अनस्किल्ड लेबर को 20 रुपए देने वाले हैं, तो वो कौन सा कॉस्ट है सर? सर वो बंदा अनस्किल्ड है स्किल्ड है, उससे क्या फर्क गिरने वाला है, वो काम कर रहा तो अपने को पैसे देना पड़ेगा, बात तो सही है। और कोई सर, एक सेकंड सर, आपने अभी क्या बोला कि कंपनी को फ्यूचर में एक्सपैंड करना है, उस चक्कर में कंपनी अनस्किल्ड लेबर को नहीं निकालने वाली है। इसका मतलब क्या है कि सुपर्ब बनाओ या सुपर्ब नहीं बनाओ, बोलो क्या बोले सर, सुपर्ब बनाओ या सुपर्ब नहीं बनाओ, अपने को इनको पैसे देना ही है। सर फूफा जी नाराज है या फूफा जी नाराज नहीं है, पैसे तो देना ही है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सर वापिस से, सुपर्ब बनाओ या सुपर्ब नहीं बनाओ, पैसे तो देना है। सुपर्ब बनाओ या सुपर्ब नहीं बनाओ, अनस्किल्ड लेबर को वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा आवर्स है उसके तो पैसे देना है। तो सर इसका मतलब ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, हेंस इररिलेवेंट, तो डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, 7 करोड़ रुपए तुम जीतते हो यहाँ पर, ठीक है आप समझ रहे क्या? फूफा जी का एग्जाम्पल याद आया क्या कि हाँ सर नाराज फूफा रहेंगे, अगर नाराज भी रहे खुश भी रहे 11,000 तो देना ही है। अनस्किल्ड लेबर को ऐसा नहीं है कि अगर सुपर्ब नहीं बनाएंगे तो निकाल देंगे, सुपर्ब बनाओ या मत बनाओ, वो क्या बोल रहा है, कंपनी को आगे अनस्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे, आगे अपने को एक्सपेंड करना है तो हम इसको यही रख ले रहे, तुम सुपर्ब बनाओ या मत बनाओ, उसको तो पैसा देना ही है ना, उसको तो पैसा देना ही है। तो दैट इज नथिंग बट अनअवॉइडेबल कॉस्ट, हेंस इररिलेवेंट। इज दिस क्लियर? यस सर।
यार हमको तो लगा था ये लाइन का कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसा कैसा बबुआ, ऐसा कैसा। नेक्स्ट, द फोरमैन इज ड्यू टू रिटायर इमीडिएटली। ओहो एक सेकंड सर, फोरमैन वाला कुछ तो भी था ऊपर। हाँ सर हमने टिक किया था इसलिए हम बच गए। फोरमैन को हमने 1.5 लाख रुपए देने वाले थे, हमने डिसाइड किया था। लेकिन अब वो क्या बोल रहा, अब देखो सर इससे ना, जब ये अनस्किल्ड लेबर है ना, अनस्किल्ड लेबर को इरेलीवेंट लिख दो यहाँ पर, क्योंकि अपने को समझ गया ना। क्लियर सर? सर सुनो सर, द फोरमैन इज ड्यू टू रिटायर इमीडिएटली। ठीक है सर, रिटायर करने वाला है सर। यहाँ पर उसको 1 साल काम देने वाले थे अपन, अभी रिटायर कर रहा हो। ऑन एन एनुअल पेंशन पेएबल बाय द कंपनी फॉर 60,000। ओ हो, क्या बोल रहा सर, एनुअल पेंशन 60,000 रुपए देके वो रिटायर करने वाला था। मतलब सर अगर सुपर नहीं भी बनाओ तो 60,000 तो एनुअल पेंशन देना ही है। तो सर फूफा जी खुश रहे या खुश नहीं रहे, 11,000 तो देना ही है। फोरमैन सुपर बनाओ या मत बनाओ, सुपर बनाओ तो उसको 1.5 लाख रुपए देना है, लेकिन सुपर नहीं बनाओ तो उसको एनुअल पेंशन के 60,000 रुपए तो देना है ना। हाँ सर, तो 60,000 इज इररिलेवेंट क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। लेकिन ऊपर का, क्योंकि देखो ये इसको अपन कितने दे रहे थे, 1,50,000। तो सर 1,50,000 में से बोलो 1,50,000 देंगे? बिल्कुल सर देना ही चाहिए। जस्ट अ सेकंड, आगे रे भाई। हाँ देखो 1,50,000 देना ही चाहिए, लेकिन 1,50,000 में से 60,000 का उसका जो एनुअल पेंशन है वो तो अपने को वैसे भी देना है। ओ सर वैसे भी देना है, मतलब सुपर बनाओ या मत बनाओ। सुपर बनाने के चक्कर में अपन 1.5 लाख दे रहे, तो अपने को लग रहा था 1.5 लाख इज रिलेवेंट कॉस्ट, लेकिन नहीं 60,000 तो वैसे भी देना है। हेंस अनअवॉइडेबल कॉस्ट है ये, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। समझ रहे क्या? ये कमिटेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं आप कि भाई 60,000 का पेंशन उसको कमिट कर दिया अपन ने, 60,000 का पेंशन उसको कमिट कर दिया। अब एक्स्ट्रा कितना दे रहे अपन? 90,000। तो वो जो एक्स्ट्रा 90,000 दे रहे दैट इज नथिंग बट, बोलो, दैट इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट। दैट इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट रिलेवेंट कॉस्ट। सर एक चीज और एक बात होता था, एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर कभी कभी कोई कॉस्ट में हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये मतलब ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है या कमिटेड कॉस्ट है। इतना तो समझ गया कि ये इरेलीवेंट है। तो जो टाइम पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा ना, तो उधर है ना होशियारी मार के लिखने का नहीं कि ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है या कमिटेड कॉस्ट है, गलत हो गया। तो उससे अच्छा क्या लिखने का, दिस इज अ इररिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि इररिलेवेंट कॉस्ट में 4 आ जाते ना, तो थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज करने का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट ने इसको अगर कमिटेड कॉस्ट के ले लिया कि भाई एनुअल पेंशन तो देना ही है तो कमिटेड है, या इंस्टीट्यूट उसको ये एंगल से ले लिया कि उसको एनुअल पेंशन तो देना ही है तो ये अनअवॉइडेबल है, तो तुम फंस जाओगे ना। उससे अच्छा तुमने क्या लिखना, दिस इज ए इररिलेवेंट कॉस्ट। कम चांसेस है कि वो आपके मार्क्स काटेगा। इज इज क्लियर? ठीक है सर। सर 90,000 क्या है, रिलेवेंट है फोरमैन का। ओहो ठीक है सर, समझ गया। उसके बाद पेंशन हो गया क्या, उसके बाद मशीनरी चालू हो गया। अब सर सुना एक सेकंड, अनस्किल्ड लेबर का, अनस्किल्ड लेबर तो पूरा ही गेला इंसान है। गेला, गेला मतलब सर, गेला मतलब पूरा का पूरा इरेलीवेंट, क्योंकि ये 2 लाख के स्किल्ड लेबर के सरप्लस की वजह से, सरप्लस स्किल नहीं, सरप्लस अनस्किल्ड की वजह से। ठीक है सर, 2 लाख तो ठीक है, टाइम पास छोड़ो। ये 90,000 फोरमैन का समझ गया। सर स्किल्ड लेबर का अभी भी समझा नहीं। सर स्किल्ड लेबर का हमको ये तो समझा कि उसको 4.5 रुपये तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये जो 4.5 रुपये जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको वो उधर से लेके आ रहा, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा। उसके अलावा सर ये तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, ये तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट उधर है, उसको देना पड़ रहा। लेकिन स्किल्ड लेबर का तो पैसा तो देना पड़ेगा ना सर। स्किल्ड लेबर का कहाँ दिया है बताओ? स्किल्ड लेबर को पर आवर कितने देना है, ढूंढ के बताओ, ढूंढो, इतने में ही है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है यार, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते। बोलो, सेल्स रेवेन्यू 40, लेस स्किल्ड लेबर वेजेस 30 रुपए। तो यही स्किल्ड लेबर वेजेस इधर भी काम नहीं आएंगे क्या? यही स्किल्ड लेबर वेजेस, बोलो, यही स्किल्ड लेबर वेजेस, यही स्किल्ड लेबर वेजेस। आपको नहीं लगता कि ये 30 रुपए इधर भी काम आ जाएंगे? सर 30 रुपए पर आवर है, ठीक है, 30 रुपए पर आवर है, पर आवर। ये 15 मिनट है सर, 15 मिनट लगेंगे। मुझे एक बात बताओ, कहा गया भाई? देखो 15 मिनट लगेंगे एक प्रोडक्ट के लिए, तो 50,000 प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? 50,000 इंटू 15 मिनट्स, 7,50,000 मिनट्स डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 60 कर दो, डिवाइडेड बाई कर दो 60, तो कितने आ गए? 12,500 आवर्स, 12,500 आवर्स। सर एक आवर के लिए कितना कम मिल रहा अपने को? 30 रुपये मिल रहा। सर 30 रुपये नहीं मिल रहा, एक आवर के पीछे अपने को 4.5 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट भी देना है। तो 12,500 के ऊपर 30 रुपये प्लस एक आवर के पीछे
4.50 का अपन जो कंट्रीब्यूशन लॉस कर रहे हैं वो भी तो देना है उसको। तो सर दिस इंटू 34.50 दैट इज नथिंग बट 4,31,250। आ जाओ बच्चों देखते। सर लेबर में अनस्किल्ड लेबर तो रिलेवेंट नहीं है, स्किल्ड लेबर में 4,31,250 इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, और इसके अंदर ये 90,000 इज एब्सोल्युटली क्लियर। बोलो क्लियर, डन, चले बोलो चले। सर अब चले नेक्स्ट इस पे, बोलो 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 चले। मजा आया वीडियो, मजा आया, कैमरा क्वेश्चन। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट क्या बोलता है, मशीनरी, मशीनरी क्या बोलता है पढ़ो एक बार। सर मशीनरी में क्या बोल रहा है वो, 2 मशीनरीज विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर सुपर्ब MT4 एंड MT7, MT4 एंड MT7। डिटेल्स ऑफ ईच मशीन। MT4 का रिप्लेसमेंट वैल्यू आज अगर रिप्लेस करेंगे तो 80,000, एंड ऑफ द ईयर पे रिप्लेस करेंगे तो 65,000। मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये ईयर का कितना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये साल 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 का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये साल का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 15,000। इज दिस क्लियर, बोलो भाई क्लियर। 15,000 है, कैसे सर 15,000 है, सर कैसे 15,000 है, क्योंकि स्टार्टिंग में 80,000 थे और एंडिंग में 65,000 थे, तो ये साल का कितना है 15,000 है। सर रीसेल वैल्यू आज अगर बेचेंगे, स्टार्ट ऑफ द ईयर में बेचेंगे तो 60,000 है, और एंड ऑफ द ईयर में बेचेंगे मतलब एकदम लास्ट में, मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर बेचेंगे 47,000 है। तो बेसिकली अगर ये साल अगर अपन ये चीज को यूज करके अगले साल बेचेंगे तो ये साल का रीसेल वैल्यू कितना रहेगा 13,000। बोलो सर कितना 13,000, और ये साल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना रहेगा 15,000, क्योंकि ये साल तुमने यूज करने की वजह से 80,000 से 65,000 तक हुआ, ये साल तुम लोग यूज करने से 60,000 से 47,000 तक हुआ। इज दिस क्लियर, यस सर। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू, रीसेल वैल्यू, डन। नेक्स्ट MT7, रिप्लेसमेंट वैल्यू इतना है, रीसेल वैल्यू इतना है। सर रिप्लेसमेंट वैल्यू यूज करेंगे, रीसेल वैल्यू यूज करेंगे, किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, बोलो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ये मशीन्स के बारे में क्या बोलता, स्ट्रेट लाइन मशीन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन ईच मशीन फॉर ईच ईयर, ठीक है। टिपटॉप ओन्स अ नंबर ऑफ MT4 मशीन्स व्हिच आर यूज्ड रेगुलरली। बोलो भाई रेगुलरली बोलते बार आप क्या बोलेंगे, सर रेगुलरली बोला मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है। 80,000 और 65,000, 80,000 और 65,000 यूज्ड रेगुलरली फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। ईच MT4 इज रिप्लेस्ड as soon as it reaches the end of the useful life। रिप्लेस हो जाएगा as soon as it reaches the useful life। बताओ तो इसमें कितना लेंगे, बोलो कितना लेंगे, कितना 65, 80 और 65 कितना लेंगे, 80 और 65 कितना लेंगे, 15,000 लेंगे रिप्लेस MT4 का कॉस्ट, रीसेल वैल्यू नहीं लेंगे। नेक्स्ट MT7 machines are no longer used and the one which would be used for Superb is the only one the company of। इसका मतलब क्या, ये आगे कुछ काम नहीं आने वाले। रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू तो आज ही बेच दिए, तो आज ही बेच दिए तो मिलेंगे 11,000, लेकिन सुपर्ब की वजह से अगले साल बेचेंगे तो कितने मिलेंगे 8,000। इसका मतलब 3,000 रुपए इसका कॉस्ट है। इज दिस क्लियर, आप समझे। सर ये मशीन कुछ काम का नहीं है तो आज ही बेच दो, लेकिन सुपर्ब को काम आ रहा है इसलिए अगले साल बेचेंगे। आज ही बेच दो ना तो अगले साल बेचेंगे, आज ही बेचेंगे तो 11,000, आज ही बेचेंगे तो 11,000, अगले साल बेचेंगे तो 8,000, 3,000 का इसका कॉस्ट, तो 15,000 और 3,000। उसके बाद क्या बोल रहा, इफ इट विल नॉट यूज टू प्रोड्यूस सुपर्ब इट वुड सोल्ड इमीडिएटली। आज ही बेच देंगे, आज ही बेच देंगे, अभी नहीं तो अगले साल बेचेंगे सुपर्ब को यूज करने के बाद। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स चलो रहा है यहाँ से, ओवरहेड्स 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 अभी तक देखो 15,000 और 3,000। आ जाओ एक बार आंसर देख लेते हैं। सर मशीनरी 15,000, मशीनरी 3,000। इज दिस क्लियर। अब वेरिएबल ओवरहेड क्या होता, सर वेरिएबल ओवरहेड क्या होता, देखो a predetermined rate of recovery for overhead is in operation and fixed overheads are recovered fully for the regular production at the rate 3.5 per labor hour। सर फिक्स्ड ओवरहेड्स बताओ, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या रहेंगे सर, सर बोलो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। इररिलेवेंट कॉस्ट में फोर्थ ओवरहेड क्या था, वो इररिलेवेंट कॉस्ट में फोर्थ कॉस्ट क्या था, अब्सॉर्ब्ड कॉस्ट, जो कि फिक्स कॉस्ट था। तो सर ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये क्या है, इररिलेवेंट, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफिकली बोल रहा कि ये सुपर्ब के लिए है, अगर ये सुपर्ब के लिए रहता था तो अपन बोलते थे इररिलेवेंट कॉस्ट है, अभी के लिए क्या है वो इररिलेवेंट है। उसके बाद एट द रेट 3.5 मतलब, और फिर वेरिएबल ओवरहेड क्या बोल रहा है 1.2 पर यूनिट, तो 1.2 इंटू 50,000 दैट इज नथिंग बट 60,000 शायद, 50,000 इंटू 1.2 कितना होता है, 60,000। तो सर ओवरहेड का देखेंगे तो 60,000 इज द लेबर बोल रहा है, वेरिएबल ओवरहेड 60,000 है। और लास्ट फॉर डिसीजन मेकिंग ब्ला 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 ब्ला, और तो कुछ नहीं है, बस हो गया खत्म। तो उसके बाद और क्या बाकी है, उसने शायद टोटल कर दिया। फिक्स्ड ओवरहेड्स बोला, फिक्स्ड ओवरहेड्स कुछ भी नहीं है, तो इसमें लास्ट में कॉस्ट शीट बना दिया, कॉस्ट कितने लगेंगे, फ्लैश कितने लगेंगे, स्मैश कितने लगेंगे, MT4 MT7 स्किल्ड लेबर, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ये अनस्किल्ड लेबर का 0 रहेगा, अपन ने दे दिया। टोटल कॉस्ट कितना है सर, इतना
प्रॉफिट कितना है इतना और सेल्स कितना है इतना, ये करना मत भूलिएगा। लास्ट में सेल्स 50,000 इंटू 25 इतना होता, टोटल कॉस्ट इतना है, अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा 2,22,750। इज दिस क्लियर? बोलो, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? डन फॉर द डे? बोलो सर। इसी के साथ अपना रिलेवेंट कॉस्ट का मेरी तरफ से आपको जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, ठीक है सर। ऐसी डिटेल में अपन फास्टैग और रेगुलर में तो मतलब आज अभी फाइनल का जो फास्टैग चल रहा वो तो सुपर मजा आ रहा। आप लोग जो भी फास्टैग के बच्चे लिए उनसे रिव्यू ले सकते हैं, वो बच्चे कमेंट कर देंगे इसके अंदर, तो आप लोग देख लेना। इसके अलावा डिटेल्ड में तो हम फास्टैग और रेगुलर में पढ़ दें सर। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच कुछ आने वाली है क्या आपकी? नहीं, अभी फिलहाल हम लोग कुछ कमिट नहीं कर रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच का, लेकिन इच्छा तो बहुत है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपके लिए लेके आए। अगर आपने कंसेप्ट वाले रिवीजन पे बहुत ज़्यादा प्यार बताया, तो अगर हमको लगा कि भाई बच्चे सही में सेटिस्फाइड है हमारी टीचिंग से, तो हम ये कोशिश करेंगे जैसे हम लोग कंसेप्ट रिवीजन फ्री लेके आ रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच पे आपके लिए फ्री लेके आएंगे यूट्यूब पे। इज दिस क्लियर? डन बोलो दोस्तों, डन 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 डन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सर नेक्स्ट लेक्चर कब रहेगा? 25 तारीख को। सर शेड्यूल क्या है सर? शेड्यूल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट इसमें दिखेगा शेड्यूल फॉर द अदर वीडियोस, शेड्यूल फॉर द होल रिवीजन वीडियो, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। उसके अलावा आज रिलेवेंट कॉस्ट होगा, प्लीज़ 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 ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे जो यहाँ तक पहुँचे प्लीज़ कमेंट करके जाना कि यार आपको कैसा लगा, मजा आया क्या, रिलेवेंट कॉस्ट याद हो गया क्या, थियरी तो थियरी समझा, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन में समझा क्या, मजा आएगा। इज इज क्लियर? सर ये बुक्स वगैरह कहाँ मिलेंगी? ये हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे ekatwamacademy.com पे। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया फास्टैग एंड रेगुलर बैचेस भी है, तो आपको अगर पसंद आया तो आपके लिए तो अभी टाइम बहुत कम है, तो आप चाहे तो अभी रेगुलर मत लेना, थोड़ा बहुत फास्टैग एक बार का सोच सकते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी जूनियर्स रहेंगे उनको प्लीज़ रिकमेंड करना अगर मेरा टीचिंग आपको पसंद आया तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 25 तारीख वाले, इसमें टारगेट कॉस्ट कंप्लीट करेंगे। टारगेट कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग करके अपन जाएंगे क्यूटी को मिलने, क्यूटी। चलो बाय। कमेंट करके जाना प्लीज बच्चों, कमेंट करके जाना, और लाइक ऑब्वियसली कमेंट के साथ साथ लाइक तो रिलेवेंट ही है ना। बाय।